इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट हैं या हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हैं और कंप्लीट करना चाहते हैं मध्य प्रदेश की संपूर्ण जनजातियां यानी कि कंप्लीट ट्राइब्स ऑफ एमपी जीके, तो ये वीडियो आपके लिए है। जब से 2024 का नया सिलेबस एमपीपीएससी ने लॉन्च किया है तब से काफ़ी अफरा तफरी मच गई है, खास तौर पर जनजातियों को लेके, क्योंकि प्रीलिम्स में एक अलग से यूनिट ऐड कर दी गई है, यूनिट नंबर 10। तो कंप्लीट जनजातियों को हम इस मास्टर वीडियो के अंदर जो है दोस्तों कवर करेंगे। एक मास्टर वीडियो और सारी जनजातियां एकदम A to Z फैक्ट्स के साथ कंप्लीट हो जाएंगी आपके इसी वीडियो में। ये पर्टिकुलरली जो पूरी वीडियो है ये आस्था मैम जो है कंडक्ट करेंगी इस पूरे सेशन को। एमपी जीके का पूरा कैटेगरी उन्हीं के पास जो है सौंपी हुई है, चाहे ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो। तो इस पूरी मास्टर वीडियो को एंजॉय करना। इस मास्टर वीडियो में जो भी नोट्स आस्था मैम ने इस तरीके से सारे के सारे पूरे कंप्लीट एमपी जीके के 3-4 रजिस्टर के नोट्स अवेलेबल करवा रखे हैं। अगर आपको मेंस के सारे नोट्स परचेज करने हैं तो मात्र 1000 रुपए के अंदर, जी हाँ, ओनली इन 1000 रुपीज, हमारे ऐप को डाउनलोड करने की लिंक कमेंट सेक्शन में नीचे रहेगी। वहां से सारे मेंस के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। 6 महीने तक आपके सारे मेंस के नोट्स वैलिड भी रहते हैं कि इन केस हम कोई नया उसमें अपडेट करना चाहें, कोई नए नोट्स भी आपको देना चाहें तो वो भी हम दे सकते हैं भविष्य में। ठीक है, तो इस पूरी मास्टर वीडियो को एंजॉय करो और सारी जनजातियों को आप कंप्लीट करो। इस लेक्चर की पर्टिकुलर पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्रीलिम्स और मेंस के काफी सारे फ्री नोट्स सर्कुलेट होते हैं, आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। इस लेक्चर की पीडीएफ वहां से डाउनलोड करो और सारी जनजातियां इस मास्टर वीडियो में आप जो है कंप्लीट करिए। तो अब मैं आस्था मैम की तरफ जो है लेक्चर को अब शिफ्ट करता हूं। चलिए, आज हम इस लेक्चर में बेसिकली जो मध्य प्रदेश की जातियां हैं और जनजातियां हैं उसको कवर करेंगे, यानी मध्य प्रदेश की शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। यहाँ से आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये एक बेसिकली एक मास्टर वीडियो होने वाली है, तो एक एक करके हम चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शेड्यूल कास्ट ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश की अनुसूचित जातियों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो अनुसूचित जाति है यानी जो मध्य प्रदेश की शेड्यूल कास्ट है, इन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में और किस आर्टिकल के सेक्शन में रखा गया है। तो जैसा कि आप पहला पॉइंट देख रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट हैव बीन डिफाइंड, schedule caste have been defined in article 366 under section 24 of the constitution, यानी संविधान के अनुच्छेद 366 खंड 24 में अनुसूचित जातियों को परिभाषित किया गया है। अगर आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाए कि शेड्यूल कास्ट को, अनुसूचित जातियों को संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित या फिर डिफाइन किया गया है, तो आर्टिकल 366 के सेक्शन 24 में। उसके बाद देखेंगे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो पूरे इंडिया में शेड्यूल कास्ट में यानी शेड्यूल कास्ट की जो लिस्ट है उसे किस आर्टिकल में रखा गया है, तो आर्टिकल 341 में। अनुच्छेद 341 में सूचीबद्ध जातियां अनुसूचित जातियां कहलाती हैं, यानी जितनी भी जातियां पूरे भारत में हैं उसकी लिस्ट आर्टिकल 341 में दी गई है। उसके बाद देखिए, आपको मध्य प्रदेश में टोटल कास्ट ग्रुप या फिर नंबर ऑफ कास्ट, कुल जातियां कितनी देखने को मिलेंगी, टोटल 48। टोटल आपको मध्य प्रदेश में कुल 48 टाइप्स की कास्ट या फिर जातियां देखने को मिलेंगी। और अगर देखा जाए भारत में अनुसूचित जाति में यानी शेड्यूल कास्ट में मध्य प्रदेश की क्या रैंक है, तो मध्य प्रदेश की 8वीं रैंक है। 8वें स्थान पर, 8th रैंक पर एमपी आता है इन द नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट। उसके बाद अगर परसेंटेज वाइज देख लिया जाए कि प्रतिशत के आधार पर, परसेंटेज वाइज पूछें कि भारत में मध्य प्रदेश का प्रतिशत के आधार पर, वो भी शेड्यूल कास्ट में अनुसूचित जाति में कौन सा स्थान है, तो वो 17वां स्थान है। 17th नंबर पर हमें परसेंटेज के बेसिस पर शेड्यूल कास्ट देखने को मिलेगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक साक्षर जिला शेड्यूल कास्ट में यानी अनुसूचित जाति में सबसे ज़्यादा लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज़्यादा साक्षर जिला कौन सा है, तो वो बालाघाट है।
समझ आ रहा है सबको? तो ये सारे शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड पॉइंट्स थे, ये आपको जानना जरूरी था। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले मध्य प्रदेश में आज वर्तमान में टोटल 55 डिस्ट्रिक्ट्स, टोटल 55 जिले हो गए हैं, और सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा आपको शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जातियां किस जिले में देखने को मिलेगी? तो सबसे ज़्यादा इंदौर में, इंदौर के बाद उज्जैन में, उज्जैन के बाद सागर में, सागर के बाद मुरैना में, और मुरैना के बाद छतरपुर में। यानी आपसे पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति की जनसंख्या में सबसे ज्यादा किस जिले में देखने को मिलेगी? इंदौर जिले में। अगर आपसे पूछ लिया जाए परसेंटेज वाइज एससी की पॉपुलेशन, अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर किस जिले में सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा उज्जैन में है, उज्जैन के बाद दतिया में, दतिया के बाद टीकमगढ़ में, टीकमगढ़ के बाद शाजापुर में, और शाजापुर के बाद छतरपुर में। यानी हमने देख लिया कि प्रतिशत के आधार पर परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन, शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन आपको उज्जैन जिले में देखने को मिलेगी। उसके बाद हम देखेंगे जो आपकी तीसरी लिस्ट होगी, उसमें हम ये देखेंगे कि जो दशकीय वृद्धि दर यानी डिकेडल ग्रोथ रेट, यानी 10 सालों में सबसे ज्यादा किस जिले में सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन में यानी अनुसूचित जाति की जनसंख्या में वृद्धि हुई है? तो सबसे ज्यादा उमरिया में, उमरिया के बाद अनूपपुर में, अनूपपुर के बाद इंदौर में, इंदौर के बाद भोपाल में, और भोपाल के बाद शहडोल में। यानी अगर हम डिकेडल ग्रोथ रेट, दशकीय वृद्धि दर यानी इन 10 सालों में सबसे ज्यादा किस जिले में शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन में या फिर अनुसूचित जाति की जनसंख्या में वृद्धि हुई है, तो वो है उमरिया डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आप देखेंगे कि सबसे कम हमें शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन, अनुसूचित जाति की सबसे कम जनसंख्या किस जिले में देखने को मिलेगी? तो झाबुआ में, झाबुआ के बाद अलीराजपुर में, अलीराजपुर के बाद डिंडोरी में, उसके बाद छिंदवाड़ा में, और फिर उमरिया में। यानी मध्य प्रदेश के किस जिले में हमें सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या यानी शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन देखने को मिलती है? वो है झाबुआ। उसके बाद अगर आपसे प्रतिशत के आधार पर परसेंटेज वाइज पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रतिशत के आधार पर सबसे कम हमें शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन, अनुसूचित जाति की जनसंख्या देखने को मिलेगी, तो वो भी हमें झाबुआ में सबसे कम देखने को मिलेगी। झाबुआ के बाद अलीराजपुर, अलीराजपुर के बाद मंडला, मंडला के बाद डिंडोरी, और डिंडोरी के बाद बड़वानी। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा कि सबसे कम यानी डिकेडल ग्रोथ रेट, दशकीय वृद्धि दर में इन 10 सालों में सबसे कम जनसंख्या शेड्यूल कास्ट में, अनुसूचित जाति में किस जिले में देखी गई है? तो वो है अलीराजपुर। अलीराजपुर के बाद है बैतुल, बैतुल के बाद है बालाघाट, बालाघाट के बाद आपको छिंदवाड़ा सिवनी में, और उसके बाद बुरहानपुर में देखने को मिलेगी। तो ये टोटल लिस्ट थी एससी पॉपुलेशन की, अनुसूचित जनसंख्या की, जो कि हमने अपने जिले में देखी। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए अनुसूचित जाति में कि आपको, हमने देखा टोटल 48 ग्रुप्स हमें देखने को मिलते हैं, कुल कितने तरह की जातियां, कास्ट हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है? 48 टाइप्स ऑफ कास्ट देखने को मिलती है। तो जो सबसे बड़ा ग्रुप है इनमें, जो सबसे बड़ा समूह है, उसका नाम है जाटव मोची सतनामी। क्या नाम है? जाटव मोची सतनामी। और ये कितना परसेंटेज कवर करती है पूरे शेड्यूल कास्ट का, अनुसूचित जाति का? तो वो है 47.3%। 47.3% कवर करती है टोटल ये। उसके बाद 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो राज्य में अनुसूचित जाति की टोटल पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या है 1,13,42,000।
1,13,42,000 हमें टोटल पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट की, अनुसूचित जाति की देखने को मिलेगी, जो कि कितना परसेंटेज कवर करती है पॉपुलेशन का, जनसंख्या का 15.62%। यानी मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 15.62% एससी शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन कवर करती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए देश में इनका परसेंटेज प्रतिशत कितना है, तो वो है 16.60%। यानी कंट्री में, भारत में आपको एससी जनसंख्या कितनी देखने को मिलेगी प्रतिशत के आधार पर? 16.60%। तो ये आपकी पूरी मध्य प्रदेश की जाति यानी शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति के बारे में सारे हमने पॉइंट्स कवर कर लिए। अब हम देखेंगे ट्राइब्स ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में। ट्राइब्स ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में जो नया सिलेबस आया है 2024 में, हम सबने देखा कि यूनिट 10 पूरी आपकी मध्य प्रदेश की जनजातियों पर बेस्ड है। तो ये अब और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और मेंस में भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो अब ट्राइब्स ऑफ एमपी के बारे में देखते हैं, मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में। जैसा हमने देखा था कि शेड्यूल कास्ट को यानी अनुसूचित जाति को भारत के संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 366 के सेक्शन 24 में डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। उसी तरह जो जनजातियां हैं, यानी भारत में जितनी भी जनजातियां हमें ट्राइब्स देखने को मिलती हैं, उन्हें भारत के संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 366 के सेक्शन 25 में रखा गया है। और बेसिकली इसमें हर एक एक जाति को, हर एक एक जनजाति को, ट्राइब्स को डिफाइन किया गया है, उनके टाइप्स बताए गए हैं, उनके सबकास्ट उपजातियां बताई गई हैं, उनकी उप जनजातियां यानी सब ट्राइब्स भी बताई गई हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि अगर उन्हें जनजातियों के लेकर कोई भी नोटिस जारी करना है, कोई भी सूचना जारी करनी है किसी भी अनुच्छेद में, आर्टिकल में, तो वो राष्ट्रपति करता है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो आपकी जो अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में जो लिस्ट, पूरी जो उनकी लिस्ट है, कितनी सारी हमें भारत में जनजातियां देखने को मिल रही है, कितनी ट्राइब्स देखने को मिल रही है, वो आपको आर्टिकल 342 में देखने को मिलेगा कि भारत में कुल कितनी जनजातियां हैं, उसकी लिस्ट आपको आर्टिकल 342 में देखने को मिलेगी। और संसद यानी पार्लियामेंट के पास ये अधिकार होता है कि वो उस लिस्ट में अगर उनको कोई नई जनजाति जोड़नी है, या फिर उनको कोई जनजाति को रिमूव करना है, या फिर किसी भी जनजाति का कोई एक हिस्सा, कोई एक पार्ट को रिमूव करना है, तो ये अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास, पार्लियामेंट के पास। अगर हम 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको राज्य में यानी मध्य प्रदेश में एसटी की, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कुल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन जनसंख्या देखने को मिलेगी 1,53,16,000, 1,53,16,000 हमें टोटल पॉपुलेशन देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश में। किसकी? एसटी की, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। उसके बाद देखें कि ये टोटल कितना, मध्य प्रदेश की जो कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत कवर करती है, तो 21.10%। जो मध्य प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन है उसमें 21.10% हिस्सा किसका है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, अनुसूचित जनजाति का। मध्य प्रदेश की अगर रैंक पूछी जाए आपसे कि पूरे देश में जितने भी राज्य उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स में यानी अनुसूचित जनजाति में सबसे नंबर 1 पे कौन सा राज्य आता है, तो वो है मध्य प्रदेश। अगर आपसे शेड्यूल कास्ट में पूछ लिया जाए, अनुसूचित जाति में पूछ लिया जाए, तो वो होगा 8 नंबर पे एमपी की रैंक आती है, और शेड्यूल ट्राइब्स में यानी अनुसूचित जनजाति में मध्य प्रदेश की 1st नंबर पे रैंक आएगी, पहले स्थान पर आएगा।
प्रदेश की आदिवासी जनजातियां बहुत सी उप जनजातियों में विभूषित है जो स्वयं अपने आप में एक जनजाति समूह बनाती है, यानी हमारे राज्य में जो जनजातियां हैं उन्हें भी अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है, सब ट्राइब्स में बांटा गया। और जब आप इन सारी सब ट्राइब्स को मिलाएंगे, उप जनजातियों को मिलाएंगे, तो ये खुद एक जनजाति बन जाएगी। सोचिए कितनी सारी उप जनजातियां हमें देखने को मिलती है मध्य प्रदेश में। उसके बाद आपको इन सारी जनजातियों में कुछ कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगी, विशेषताएं देखने को मिलेंगी। जैसे मध्य प्रदेश में जो जनजातियां हैं ये आपको बेसिकली सभ्यता से काफी दूर देखने को मिलेगी और दुर्गम एवं पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है। ये मध्य प्रदेश में जितनी भी जनजातियां मोस्टली पहाड़ी हिल्स वाले एरिया में रहती है, पठार वाले क्षेत्र में रहती है और बहुत सभ्यता से बिल्कुल दूर रहती है। जहाँ पर नॉर्मल पीपल जहाँ पर रहते हैं उनसे बिल्कुल दूर इनका रेसिडेंस हमें देखने को मिलता है। ये कौन सी स्पीशीज, कौन सी प्रजाति से बिलोंग करती हैं, तो आपको द्रविड़, निग्रोटो और प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट प्रजातियां देखने को मिलेंगी। जो मध्य प्रदेश में जो जनजाति है ये कौन सी फैमिली स्पीशीज से बिलोंग करती है, द्रविड़, निग्रोटो और प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट से। उसके बाद जितनी भी जनजातियां इनकी खुद की एक विशिष्ट बोली होती है, इनकी खुद की एक स्पेशल डायलेक्ट होती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील, और भील की जो बोली है, भील जनजाति की जो डायलेक्ट है वो भीली है ना। जो ये जनजातियां हैं मध्य प्रदेश की, जो ये ट्राइब्स हैं, ये प्राचीन धर्म या परंपरावादी धर्म को मानती है, बहुदेववादी होती है, यानी एक से ज्यादा देवताओं को मानती हैं, पूजती हैं और भूत प्रेतों की भी पूजा करती हैं, यानी गोस्ट की भी वर्शिप करती हैं जनजातियां। अगर इनके मुख्य कार्य पूछ लिया जाए तो जंगली फूल, फल फूल को इकट्ठा करना, कंद मूल को इकट्ठा करना, शिकार करना, मछली मारना, ये सब इनके मुख्य मेन आपको वर्क देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ जानकारी थी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में, अनुसूचित जनजातियों के बारे में, जो कि हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश में कुल कितनी जनजातियां देखने को मिलती हैं, तो टोटल 46 हमें ट्राइब्स देखने को मिलती हैं, 46 जनजातियां देखने को मिलती हैं। और कुल कितनी हमें शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जातियां देखने को मिलती हैं, तो वो है 48। मध्य प्रदेश में आपको ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा, जनजाति अनुसंधान संस्थान देखने को मिलेगा। कहाँ पर? भोपाल में। आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मध्य प्रदेश में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जनजाति अनुसंधान संस्थान किस जिले में है? भोपाल में है। पहले ये एक इंस्टीट्यूट, संस्थान से पहले ये एक ट्राइबल रिसर्च सेंटर था, यानी एक आपका जनजाति अनुसंधान केंद्र था। किस जिले में? छिंदवाड़ा में इसकी स्थापना की गई थी 1954 में। बाद में जाके 1965 में इसे भोपाल शिफ्ट कर दिया गया और ये एक संस्थान यानी इंस्टीट्यूट बना दिया गया। तो आपसे पूछ लिया जाएगा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी जनजाति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भोपाल में है। इससे पहले ये एक अनुसूचित जनजाति केंद्र हुआ करता था, यानी आपका ट्राइबल रिसर्च सेंटर हुआ करता था छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। 1954 में से स्टैब्लिश किया गया था और बाद में 1965 में जाके से भोपाल शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद मध्य प्रदेश में आपको ट्राइबल म्यूजियम, जनजाति संग्रहालय भी देखने को मिलेगा। The Tribal Museum started in छिंदवाड़ा on 20th April 1954, यानी ये जो ट्राइबल म्यूजियम है, जनजातीय संग्रहालय, ये मध्य प्रदेश में कब स्टार्ट हुआ? तो ये 1954 20 अप्रैल 1954 में इस म्यूजियम को, इस संग्रहालय को स्टार्ट किया गया छिंदवाड़ा जिले में। और इसे राज्य का दर्जा, इस म्यूजियम को, इस संग्रहालय को स्टेट का स्टेटस यानी राज्य का दर्जा कब मिला? 1975 में, 1975 में। सबको समझ आ रहा है कि
सबसे पहले 20 अप्रैल 1954 में एक जनजाति संग्रहालय ट्राइबल म्यूजियम बनाया गया। किस जिले में? छिंदवाड़ा में। इसको राज्य का दर्जा, स्टेट का स्टेटस कब मिला? 1975 में। बाद में जाके 1997 में यानी 8 सितंबर 1997 में इस ट्राइबल म्यूजियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? श्री बादल भोई स्टेट म्यूजियम। समझ रहे हैं कि आज इस ट्राइबल म्यूजियम को किस नाम से जाना जाता है? श्री बादल भोई स्टेट म्यूजियम। ये किस जिले में है? छिंदवाड़ा जिले में। कब इसकी स्थापना हुई थी? 20 अप्रैल 1954 में। आपको एक मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूजियम भी देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय भी देखने को मिलेगा। ये बेसिकली म्यूजियम आपको भोपाल के श्यामला हिल्स में देखने को मिलेगा। इस म्यूजियम का, इस संग्रहालय का लोकार्पण जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं प्रणब मुखर्जी द्वारा किया गया था 6 जून 2013 को। और इस म्यूजियम का जो सिंबल है वो है बिरछा। बिरछा यानी बिरछा का अर्थ होता है अर्थ की, पृथ्वी की फर्टिलिटी पावर, वाइटलिटी कैपेसिटी को, कितनी उसकी उर्वरता क्षमता है पृथ्वी की, उसका मतलब होता है बिरछा। ये इस म्यूजियम का सिंबल है जो हमारा मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूजियम है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि प्रीलिम्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, इनकी ईयर्स पूछ लिए जाते हैं, आप सबको पता होना चाहिए। उसके बाद हम मध्य प्रदेश की जनजातीय जनांकिकी देखेंगे। 2011 में जो ट्राइबल डेमोग्राफी है, जो सेंसस निकाला गया मध्य प्रदेश की जनजाति का, जिसमें हम सबसे पहला पॉइंट देखेंगे कि जो जनजातियों की जो लिटरेसी रेट है मध्य प्रदेश में, आपको जो साक्षरता दर कितनी देखने को मिलेगी? 50.6%, 50.6% आपको देखने को मिलेगी। और सबसे ज्यादा जो साक्षर जनजाति है, सबसे ज्यादा लिटरेट ट्राइब है परधान ट्राइब। सबसे ज्यादा लिटरेट ट्राइब, साक्षर जनजाति कौन सी देखने को मिलेगी हमें? परधान जनजाति। जो हमारी मध्य प्रदेश की जनजाति है उसका सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात है 984। और सबसे ज्यादा किस जिले में सेक्स रेशियो देखने को मिलेगा जनजातियों में? बालाघाट। और सबसे कम हमें भिंड जिले में देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, सर्वाधिक साक्षर जिला है बालाघाट। सबसे ज्यादा लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? बालाघाट। डिकेडल ग्रोथ रेट देखे, दशकीय वृद्धि दर देखे तो वो है 25.2%, यानी 10 सालों में अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब्स में आपको कितनी प्रतिशत में वृद्धि देखने को मिली है? 25.2% में। फिर हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हमें किस जिले में शेड्यूल ट्राइब्स की पॉपुलेशन, अनुसूचित जनसंख्या की, हमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा हमें धार जिले में देखने को मिलेगी। धार के बाद बड़वानी में, बड़वानी के बाद झाबुआ में, झाबुआ के बाद छिंदवाड़ा में और छिंदवाड़ा के बाद खरगोन में। यानी मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भाग में आपको सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति ट्राइब्स देखने को मिलेगी। परसेंटेज वाइज देखें कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, एसटी पॉपुलेशन हमें किन डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिलेगी, तो परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा अलीराजपुर में, अलीराजपुर के बाद झाबुआ में, झाबुआ के बाद बड़वानी में, बड़वानी के बाद डिंडोरी में और डिंडोरी के बाद मंडला में देखने को मिलेगी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा एसटी पॉपुलेशन किस जिले में है, तो वो है अलीराजपुर में। उसके बाद डिकेडल ग्रोथ रेट यानी दशकीय वृद्धि दर, सबसे ज्यादा 10 सालों में किस जिले में एसटी की पॉपुलेशन में वृद्धि हुई है, तो वो है आपका छतरपुर। छतरपुर के बाद है शिवपुरी, शिवपुरी के बाद है बुरहानपुर, बुरहानपुर के बाद है अशोकनगर, अशोकनगर के बाद है खंडवा। यानी अगर पूछ लिया जाए 10 सालों में सबसे ज्यादा किस जिले में हमें एसटी पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट देखने को मिला है, तो वो है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद सबसे कम आपको शेड्यूल ट्राइब्स की पॉपुलेशन
सबसे कम आपको अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे कम आपको किस जिले में देखने को मिलेगी, तो वो है भिंड डिस्ट्रिक्ट में। भिंड के बाद दतिया में, दतिया के बाद मुरैना में, मुरैना के बाद आपको मंदसौर में, मंदसौर के बाद शाजापुर में। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश के किस जिले में हमें सबसे कम ट्राइब्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, तो वो है भिंड जिले में। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए परसेंटेज वाइज देखें, प्रतिशत के आधार पर देखें, तो सबसे कम हमें किस जिले में एसटी पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, तो वो है भिंड में। भिंड के बाद मुरैना में, मुरैना के बाद दतिया में, दतिया के बाद मंदसौर, शाजापुर, उज्जैन में, और उज्जैन के बाद भोपाल में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रतिशत के आधार पर सबसे कम हमें जनजाति की जनसंख्या यानी ट्राइब्स की पॉपुलेशन किस जिले में देखने को मिलेगी, तो भिंड में। उसके बाद सबसे कम यानी 10 सालों में सबसे कम किस जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या यानी एसटी पॉपुलेशन सबसे कम 10 सालों में किस जिले में आपको देखने को मिला, तो वो है मंदसौर। मंदसौर के बाद है भिंड, भिंड के बाद है उज्जैन, उज्जैन के बाद है शाजापुर, शाजापुर के बाद है सागर। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इन 10 सालों में किस जिले में आपको वृद्धि बिल्कुल ट्राइब्स पॉपुलेशन में, जनजाति जनसंख्या में आपको किसी प्रकार की वृद्धि नहीं देखने को मिली है, तो वो है मंदसौर। मंदसौर के बाद है भिंड, भिंड के बाद है उज्जैन, उज्जैन के बाद है शाजापुर, शाजापुर के बाद है सागर। तो ये कुछ डिटेल्स थी एसटी आपकी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में, अनुसूचित जनजातियों के बारे में। अब हम एक एक करके मध्य प्रदेश की जनजातियों को फुल डिटेल में पढ़ेंगे। हम इनके जो मुख्य पर्व हैं, जो इनके फोक फेस्टिवल्स है, उनके बारे में भी देखेंगे। इनके बीच में जो विवाह प्रचलित है, मैरिजेस प्रोमिनेंट है, उन्हें भी देखेंगे। कौन कौन सी आपको इनकी उपजातियां देखने को मिलेंगी, हम वो भी देखेंगे। कौन कौन से फोक डांसेस, किस जाति जनजाति का कौन सा डांस बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, फेमस है, हम वो भी देखेंगे, है ना। तो एक एक करके हम मध्य प्रदेश की जनजातियों को पढ़ते हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे गोंड जनजाति के बारे में, गोंड ट्राइब के बारे में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, इंडिया की सबसे लार्जेस्ट ट्राइब कौन सी है, तो वो है गोंड। और मध्य प्रदेश की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति भी गोंड ही है। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है, गोंड इज द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया एंड सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ एमपी। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति, और मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। जो गोंड शब्द है उसकी उत्पत्ति कौंड शब्द से हुई है, और कौंड एक तेलुगु भाषा का शब्द है। जो गोंड वर्ड है वो किस वर्ड से ओरिजिन हुआ है, कौंड वर्ड से, विच कम्स फ्रॉम तेलुगु लैंग्वेज। और इस कौंड शब्द का अर्थ होता है फॉरेस्ट कवर्ड माउंटेन्स। कौंड शब्द का तेलुगु में अर्थ क्या होता है, वन आच्छादित पर्वत। यानी गोंड शब्द किस शब्द से आया, तेलुगु भाषा का शब्द कौंड से आया है, जिसका अर्थ होता है वन आच्छादित पर्वत, फॉरेस्ट कवर्ड माउंटेन्स। जो गोंडी है ये द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है, यानी ये जो ट्राइब है ये साउथ से आई है, साउथ इंडिया से आई है, और द्रविडियन फैमिली का, द्रविडियन लैंग्वेज का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। उसके बाद लेकिन जो मध्य प्रदेश में रहने वाले गोंड होते हैं वो गोंडी लैंग्वेज नहीं बोलते, गोंडी भाषा नहीं बोलते, वो छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग करते हैं। समझ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो गोंड ट्राइब रहती है वो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है, ना कि गोंडी लैंग्वेज का। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि मंडला में जो गोंड है वो बड़ी किसानी के साथ जुड़े होने के कारण इन्हें राजगोंड कहा जाता है। अब ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन जाते हैं कि राजगोंड किस जिले में रहते हैं, तो मंडला जिले में जो गोंड जनजाति रहती है बड़ी बड़ी किसान फैमिलियों से बिलोंग करती है, इसलिए इन्हें राजगोंड कहा जाता है। उसके बाद
जो प्रधान गौंड है, हम सबने देखा था कि सबसे ज्यादा लिटरेट ट्राइब, सबसे ज्यादा साक्षर वाली जनजाति कौन सी थी? प्रधान। तो जो प्रधान है ये गौंड जनजाति की ही उप जनजाति है, सब ट्राइब है। तो जो प्रधान गौंड्स होते हैं बेसिकली ये जो इनके देवता होते हैं गौंड जनजाति के, और जो इनके राजा हैं उनके गाने गाती हैं, उनकी गाथाएं गाती हुई एक जगह से दूसरी जगह तक जाती हैं। और जो अगरिया है, अगरिया भी गौंड की ही एक उप जनजाति, एक सब ट्राइब है। अगरिया जनजाति क्या करती है? हु स्मेल्ट आयरन ओर ऑल्सो फाउंड इन दिस एरिया, यानी अगरिया जनजाति क्या करती है? ये लोहे गलाने का कार्य करती है। और ये भी इसी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी, मंडला के आसपास वाले क्षेत्र में, जहां पर प्रधान जनजाति के जो लोग हैं ये अपने राजाओं के, अपने देवताओं की गाथाएं गाते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाती है। और अगरिया जनजाति क्या काम करती है? ये लोहा गलाने का काम करती है। तो हमने गौंड जनजाति की दो उप जनजातियां देख ली, दो सब ट्राइब्स देख ली, प्रधान और आपकी अगरिया जनजाति। उसके बाद गौंड जनजाति की जो महिलाएं हैं उन्हें वॉल्स डेकोरेट करने का बहुत शौक होता है, और ये मड और कलर्स का इस्तेमाल करके दीवारों को डेकोरेट करती है, और उसे क्या कहा जाता है? नहाडोरा। नहाडोरा। अब जो ऐसे शब्द है नहाडोरा, ये मेंस में भी 3 मार्कर में पूछ लिए जाएंगे, प्रीलिम्स में भी पूछ लिया जाएगा कि नहाडोरा क्या है। तो गौंड जनजाति की महिलाएं मिट्टी और रंगों का इस्तेमाल करके दीवारों को सजाती हैं, डेकोरेट करती हैं, उसे क्या कहा जाता है? नहाडोरा कहा जाता है। ये जो नोट्स हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जैसा कि आप देख रहे हैं। नेक्स्ट है सब कास्ट ऑफ गौंड्स। हमें गौंड जनजाति की कुछ उपजातियां देखने को मिलेंगी, जिसमें सबसे पहले हम अगरिया के बारे में देखेंगे। तो हमने अभी देखा था कि जो जनजाति लोहा पिघलाने का काम करती है उसे अगरिया कहा जाता है। तो लोहे का काम करने वाला वर्ग अगरिया जनजाति कहा जाता है। आयरन वर्किंग क्लास है ये। दूसरी आपको प्रधान देखने को मिलेगी, मंदिरों में पूजा पाठ तथा पुजारी का काम करने वाले गौंड है। तो प्रधान क्या करती है? ये मंदिरों में, टेम्पल्स में वर्शिप और प्रीस्ट, पुजारी का भी काम करती है। तीसरी है कोयला भूतिस। कोयला भूतिस भी गौंड की उपजाति है, सब कास्ट है। ये बेसिकली नाचने गाने वाले गौंड होते हैं। गौंड्स हु डांस एंड सिंग, उन्हें क्या कहते हैं? कोयला भूतिस। चौथी है ओझा। ओझा भी गौंड जनजाति की उपजाति है। ये पंडिताई तथा तांत्रिक क्रिया करने वाले, यानी जितनी भी तांत्रिक एक्टिविटीज होती है और पंडिताई का काम कौन सी जनजाति करती है? ओझा। उसके बाद है सोलाहास। ये बढ़ाईगिरी का काम करती है, कारपेंट्री का काम करती है जनजाति। तो ये आपने टोटल 5 सब कास्ट देख ली, उपजातियां देख ली है। ये आपकी गौंड की उपजातियां है। सबसे पहले हमने देखी थी अगरिया, अगरिया के बाद हमने देखी प्रधान, प्रधान के बाद हमने देखी कोयला भूतिस, कोयला भूतिस के बाद है ओझा, ओझा के बाद है सोलाहस। आपसे इन सारी उपजातियों के नाम लिख देंगे और एक जगह कार्य लिख देंगे। प्रीलिम्स में बोल देंगे कि मैच द फॉलोइंग कीजिए, कौन सी जाति कौन सा कार्य करती है। तो अगरिया लोहा गलाने का काम करती है, सोलाहस बढ़ईगिरी कारपेंट्री का काम करती है। उसके बाद प्रधान जनजाति ये पंडिताई यानी ये प्रीस्ट पुजारियों का काम करती है, मंदिरों में पूजा पाठ करती है। कोयला भूतिस नाचने गाने वाली ये वर्ग है, क्लास है। उसके बाद जो आपकी ओझा है ये पंडिताई और तांत्रिक का काम करती है, तांत्रिक एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं। तो ये कुछ उपजातियां हमने देख ली गौंड जनजाति की। उसके बाद रेसिडेंस और प्रॉपर्टी के बेसिस पर भी गौंड को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, यानी स्थान एवं संपत्तियों के आधार पर भी गौंड को 2 वर्ग में बांटा गया है, वो है राजगौंड और धुरगौंड। these people are land owners and are a prosperous class, यानी जो राजगौंड होते हैं, आप नाम से ही समझ रहे हैं, संपन्न, अपने आप में संपन्न वर्ग है। ये लोग भूस्वामी होते हैं एवं संपन्न वर्ग कहलाते हैं।
तो ये लैंड ओनर्स होते हैं और बिल्कुल प्रॉस्पेरस क्लास होती है, संपन्न वर्ग होता है। वहीं जो धुरगोंड है ये साधारण वर्ग होता है, नॉर्मल क्लास होती है, जो कि लेबर और एग्रीकल्चर का काम करती है, मजदूरी और कृषि कार्य करती है। तो हमने क्या देखा कि गोंड जनजाति को, जो गोंड ट्राइब है, उन्हें रेसिडेंस और प्रॉपर्टी यानी संपत्ति और निवास के आधार पर भी दो वर्गों में बांटा जाता है, राजगोंड और धुरगोंड में। गोंड जनजातियों में कुछ प्रचलित विवाह देखने को मिलेंगे, प्रिविलेंट मैरिजेस देखने को मिलेंगी। जैसे आपको पठौनी विवाह देखने को मिलेगा, प्रीलिम्स में पूछ लिया जाएगा पठौनी विवाह किस जनजाति से संबंधित रखता है, क्या ये गोंड से रखता है संबंधित, क्या ये भील से, बैगा से या कोरकू से। तो पठौनी विवाह गोंड जनजाति से संबंधित है। आपको छठ विवाह देखने को मिलेगा, लमसेना विवाह देखने को मिलेगा, दूध लौटावा, अक्सर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दूध लौटावा किस जनजाति का प्रमुख विवाह है, प्रिविलेंट मैरिज है। तो दूध लौटावा गोंड जनजाति का है। इसमें कजिन्स यानी ममेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच में ही विवाह हो जाता है, मैरिज हो जाती है। उसके बाद देखें कि गोंड जनजाति के जो प्रमुख देवता है, मेन डाइटी है, वो कौन है, बूढ़ा देव। गोंड जनजाति के प्रमुख देवता कौन है, बूढ़ा देव। बूढ़ा देव देवता के अलावा ये लोग धूला देव को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, सूरज देव को मानते हैं, नारायण देव को मानते हैं, ये भी इनके महत्वपूर्ण देवता हैं। कौन कौन, धूला देव, सूरज देव और नारायण देव। गोंड जनजाति में आपको जादू टोना और टोटके का भी प्रचलन देखने को मिलेगा। गोंड जनजाति में आपको विच क्राफ्ट और ट्रिक्स यानी टोटका, ये सब, इन सब में विश्वास रखती है गोंड जनजाति। जादू टोना और टोटके में विश्वास रखती है। गोंड जनजाति के कुछ प्रमुख पर्व देखे, फेस्टिवल्स देखे, जैसे बिदरी। बिदरी प्रमुख पर्व है गोंड जनजाति का। कर्मा, बकपंती, मडई, हरदीली, छेरता, नवाखानी और मेघनाथ, ये जितने भी नाम है ये सारे गोंड जनजाति के जो आपको प्रमुख पर्व यानी इनके मेजर फेस्टिवल्स देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, बिदरी, कर्मा, बकपंती, मडई, हरदीली, छेरता, नवाखानी और मेघनाथ। उसके बाद गोंड जनजाति के आपको कुछ प्रमुख नृत्य भी देखने को मिलेंगे, मेजर डांस भी देखने को मिलेंगी, जैसे सैला, कर्मा। अब कर्मा हमने फेस्टिवल में भी देखा था, यानी गोंड जनजाति का पर्व कर्मा भी है और नृत्य भी है, फेस्टिवल और डांस दोनों है। भड़ोनी, बिरछा, उसके बाद कहरवा, सजनी, सुआ, दीवानी, ये सारे गोंड जनजाति के मेजर डांस है, प्रमुख नृत्य है। कौन कौन से, सैला, कर्मा, भड़ोनी, बिरछा, कहरवा, सजनी, सुआ और दीवानी। उसके बाद कुछ आपको प्रमुख व्यक्तित्व देखने को मिलेंगे गोंड जनजाति में, जैसे रानी दुर्गावती का संबंध गोंड जनजाति से है, शंकर शाह, रघुनाथ शाह का संबंध गोंड जनजाति से है, वदन शाह, मदन शाह, बुलंद शाह और विजय शाह, इन सब का संबंध गोंड जनजाति से है। तो हमने किस किस के नाम देखे, रानी दुर्गावती, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, वदन शाह, मदन शाह, बुलंद शाह और विजय शाह, इन सब का संबंध किस जनजाति से है, गोंड ट्राइब से है, गोंड जनजाति से है। उसके बाद आप ये देखें कि गोंड जनजाति हमें मध्य प्रदेश में किन जिलों में देखने को मिलेगी, यानी इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, भूगोलिक स्थिति क्या है, किन जिलों में आपको गोंड जनजाति देखने को मिलेगी। तो बैतूल में, छिंदवाड़ा में, होशंगाबाद में, बालाघाट, शहडोल, डिंडोरी, मंडला, सागर, इन जिलों में यानी मुख्यतः मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में आपको गोंड जनजाति देखने को मिलेगी। दक्षिण पूर्वी भाग में आपको गोंड जनजाति देखने को मिलेगी। कहाँ कहाँ, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बालाघाट, शहडोल, मंडला, उसके बाद सागर, डिंडोरी। तो ये पूरे फैक्ट्स, पूरे पॉइंट्स आपके गोंड जनजाति
के बारे में थे। यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाएंगे। आप लोग को अगर ये नोट्स चाहिए तो जो टेलीग्राम ग्रुप है वो कमेंट सेक्शन में उसकी लिंक डाल दी जाएगी टेलीग्राम ग्रुप की, आप वहाँ से ये नोट्स ले सकते हैं। और अगर आपको पूरे एमपी जीके के चाहे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स चाहिए तो आप लोग ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी जो हमारी ट्राइब है, जनजाति है, वो है बैगा जनजाति, बैगा ट्राइब। तो बैगा द्रविड़ वर्ग की जनजाति है, द्रविडियन क्लास की एक ट्राइब है बैगा, द्रविडियन क्लास की, यानी ये भी दक्षिण भारत से आई है, साउथ इंडिया से आई है। विच इज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एज एक्सट्रीमली बैकवर्ड यानी प्रिमिटिव ट्राइब। और अभी आप सबने देखा है यूनिट 10 में अलग से एक हेडिंग जोड़ दी गई है, प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप, यानी सबसे अत्यंत पिछड़ी जनजाति, जिसमें से एक बैगा है। मध्य प्रदेश की 3 जनजातियां ऐसी हैं जो अत्यंत पिछड़ी है, पीवीटीजी ग्रुप में आती है, प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप में आती है। कौन कौन सी? बैगा, सहरिया और भारिया। सबसे पहले हम बैगा के बारे में देखेंगे। तो ये द्रविडियन क्लास से बिलोंग करती है और सरकार द्वारा इस जनजाति को अत्यंत पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है और इस जनजाति को धरतीपुत्र और बिछवार के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछ लेंगे धरतीपुत्र के नाम से किस जनजाति को जाना जाता है, तो वो है आपकी बैगा जनजाति। धरतीपुत्र और बिछवार के नाम से किस जनजाति को जाना जाता है? बैगा जनजाति को। उसके बाद देखें कि जो बैगा जनजाति है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट और अमरकंटक का जो वन आच्छादित क्षेत्र है और जो आपका पहाड़ी अंचल है वहां पर आपको बैगा जनजाति देखने को मिलेगी। कहाँ पे? मंडला जिले में, डिंडोरी में, शहडोल में, उमरिया में और बालाघाट और अमरकंटक का जो फॉरेस्ट कवर एरिया है और हिली पोर्शन है वहां पर आपको बैगा जनजाति देखने को मिलेगी। यानी मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में हमें बैगा जनजाति देखने को मिली है। बैगा जनजाति की कुछ उपजातियां देखें, सब कास्ट देखें, जैसे बिछवार, नरोतिया, भरोतिया, रेमैना, नाहर और कड़मैना, ये सारी बैगा जनजाति की उपजातियां हैं। कौन कौन सी? बिछवार, नरोतिया, भरोतिया, रेमैना, नाहर और कड़मैना। जो बैगा विमेन्स होती हैं आर सो फॉन्ड ऑफ टैटूज, यानी बैगा स्त्रियों को गूदनों का इतना शौक रहता है कि वे शरीर के प्रत्येक हिस्से पर बहुत मोटे मोटे और विस्तृत टैटूज बनवाती हैं। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस जनजाति की महिलाओं को टैटूज बनवाने का शौक है, तो बैगा जनजाति की महिलाओं को गुदवाने का यानी टैटूज गुदवाने का बनवाने का शौक है। बैगा जनजाति में हमें जाति पंचायती व्यवस्था भी देखने को मिलेगी, कास्ट पंचायती सिस्टम भी देखने को मिलेगा। तो आपसे पूछ लिया जाएगा किस जनजाति में कास्ट पंचायती सिस्टम यानी जनजाति पंचायती व्यवस्था देखने को मिलेगी, तो बैगा जनजाति में। और इनकी पंचायत में टोटल 5 पंच, हमें 5 तरह के पंच देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? पहला है मुकद्दम, मुकद्दम जो कि गांव का प्रमुख या मुखिया होता है। दूसरा है दीवान, तीसरा है सम्रत, चौथा है कोटवार और 5वां जो पंच आपको देखने को मिलेगा वो होगा आपका दावर, दवार, जो कि गांव का पुरोहित होता है। तो ये 5 तरीके के आपको पंच देखने को मिलेंगे बैगा जनजाति की कास्ट पंचायती सिस्टम में, जिसमें मुकद्दम का क्या अर्थ हुआ कि ये गांव के हेड है, मुखिया है, और दवार कौन है? गांव का पुरोहित, प्रीस्ट है। डॉक्टर एल्विन ने अपनी पुस्तक द बैगाज में बैगाओं को अत्यंत हंसमुख और विशिष्ट समूह के रूप में वर्णित किया है। यानी डॉक्टर अर्नेस्ट एल्विन द्वारा एक किताब लिखी गई है द बैगाज करके, जिसमें उन्होंने बैगाओं को बहुत ज्यादा यूनिक और चीयरफुल ट्राइब कहा है, बहुत ज्यादा हंसमुख और विशिष्ट समूह के रूप में बैगा जनजाति को उन्होंने वर्णित किया है।
उसके बाद देखें, these people practice shifting agriculture due to their religious belief which is called दही पोडू और बेवार, यानी बैगा जनजाति के लोग धार्मिक विश्वास रिलीजियस बिलीफ के कारण शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसे झूम कृषि भी कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर स्थानांतरित कृषि करते हैं जिसे दही पोडू या फिर बेवार कहते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बैगा जनजाति में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो क्या कही जाती है, दही पोडू या फिर बेवार कही जाती है। बैगा जनजाति का जो प्रमुख औजार है, मेन टूल है, वो है एक्स कुल्हाड़ी। बैगा जनजाति का जो प्रमुख औजार है वो है कुल्हाड़ी, एक्स। इनके जो प्रमुख देवता है, में जो चीफ डाइटी है बैगास के, वो है बूढ़ा देव, और ये लॉर्ड शंकर होते हैं, शंकर भगवान को मानते हैं। तो बैगा जनजाति के जो प्रमुख देवता है वो कौन है, बूढ़ा देव, यानी शंकर भगवान को मानते हैं ये। इनकी मान्यता है कि ये साल वृक्ष पर निवास करते हैं। बैगा जनजाति की ये मान्यता है, बिलीफ है कि जो बूढ़ा देव है यानी जो शंकर भगवान है ये साल वृक्ष पर निवास करते हैं, रिसाइड करते हैं। कुछ डांसेस देखे, मेन डांसेस देखे, बैगा जनजाति के प्रमुख नृत्य देखे, जैसे कर्मा। अब कर्मा हमने गौंड जनजाति में भी देखा था। कर्मा गौंड जनजाति का प्रमुख पर्व यानी मेन फेस्टिवल और प्रमुख नृत्य यानी उनका डांस भी है। बैगा जनजाति का भी जो प्रमुख नृत्य है वो कर्मा है और ये इनका मेन डांस है, सर्व प्रमुख नृत्य। अगर आपसे ऑप्शन में पूछ लिया जाए कि कर्मा किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है, क्या वो गोंड का है, क्या वो बैगा का है, क्या वो भील का है, क्या वो कोरकू का है, तो आपको बैगा टिक करके आना है कि गोंड जनजाति का जो सर्व प्रमुख नृत्य है वो, बैगा जनजाति का जो सर्व प्रमुख नृत्य है वो है कर्मा। उसके बाद आपको बिल्मा देखने को मिलेगा, सैला देखने को मिलेगा, परधोनी। परधोनी विवाह के समय किया जाता है, ये क्वेश्चन भी बन चुका है प्रीलिम्स में भी कि परधोनी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, बैगा जनजाति से संबंधित है और ये विवाह के समय यानी मैरिज के ओकेजन पर किया जाता है बैगा जनजातियों द्वारा। फाग नृत्य देखने को मिलेगा, बेगानी नृत्य देखने को मिलेगा और झरपट नृत्य, ये कुछ डांस फॉर्म्स है आपको बैगा जनजाति में देखने को मिलेंगे। कर्मा जो कि इनका मेन डांस फॉर्म है, बिल्मा, सैला, परधौनी। परधौनी मैरिज के ओकेजन पर शादी के समय किया जाता है बैगा जनजाति के द्वारा। फाग, बेगानी और झरपट। उसके बाद बैगा जनजाति में हमें कौन कौन से प्रचलित विवाह देखने को मिलेंगे, प्रिवेलिंग मैरिजेस देखने को मिलेंगी, जैसे मंगनी या फिर चड विवाह देखने को मिलेगा, आपको उठवा विवाह देखने को मिलेगा, चोर विवाह, चोर मैरिज भी देखने को मिलेगा आपको बैगा जनजाति में, पैदुल विवाह, पैदुल मैरिज देखने को मिलेगी, लमसेना विवाह देखने को मिलेगा और उधारिया विवाह देखने को मिलेगा। तो ये कुछ मैरिजेस हैं प्रमुख आपको विवाह, प्रिविलेंट मैरिजेस बैगा जनजाति में देखने को मिलेंगी, जैसे लमसेना हो गया, चोर विवाह हो गया, उठवा विवाह हो गया, आपका पैदुल विवाह हो गया, मंगनी या फिर चड विवाह हो गया, उधारिया विवाह हो गया। उसके बाद गोत्र प्रथा भी प्रचलित है, इसे हाईलाइट कर लीजिएगा आप लोग अगर नोट्स मेंटेन कर रहे हैं उसमें, कि गोत्र प्रथा भी प्रचलित है बैगा जनजाति में। बेसिकली मध्य प्रदेश में बैगा जनजाति का जो आपको निवास रेसिडेंस देखने को मिलेगा, ये ईस्ट सतपुड़ा में आपको देखने को मिलेगी, पूर्वी सतपुड़ा में, डिंडोरी में, मंडला में, बालाघाट में और सीधी में। तो मध्य प्रदेश में बैगा जनजाति आपको पूर्वी सतपुड़ा में, डिंडोरी जिले में, मंडला में, बालाघाट में और सीधी में, इन जिलों में आपको बैगा जनजाति देखने को मिलेगी, यानी मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग में आपको बैगा जनजाति देखने को मिलेगी। तो ये आपकी पूरी बैगा जनजाति के बारे में पूरी कंप्लीट नॉलेज थी। तीसरी अब जो हम मध्य प्रदेश की जनजाति पढ़ने जा रहे हैं वो है भील।
यानी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। और दूसरे नंबर पे कौन सी थी? गोंड जनजाति। तो भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के बील शब्द से विलावुर से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुष। द ओरिजिन ऑफ द वर्ड भील इज फ्रॉम द वर्ड बील, जिसे विलावुर भी कहते हैं, ऑफ द द्रविडियन लैंग्वेज विच मीन्स बो। तो भील शब्द की उत्पत्ति बील, जो कि द्रविड़ भाषा का एक शब्द है, बिलोबर से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुष, बो होता है। भील जनजाति में धनुष बाणों का अत्यधिक महत्व होता है। भील ट्राइब में बो एंड एरोस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो ये चीज आपको नोट करना पड़ेगा कि भील जनजाति में किसको सबसे ज्यादा अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, तो धनुष और बाण को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, और इस जनजाति का अर्थ ही है धनुष। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें, पॉपुलेशन वाइज देखें, तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ एमपी भील, कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति पॉपुलेशन के बेसिस पर, जनसंख्या के आधार पर कौन सी है? भील जनजाति। और भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, और तीसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। भीलों को लोग राजपूत राजस्थान के प्राचीन निवासी मानते हैं। यानी बेसिकली जो लोग की जो पीपल्स हैं, लोगों की ये मान्यता है कि भील जो है, भील जनजाति के जो लोग हैं, वो राजपूत राजस्थान के प्राचीन निवासी हैं। जो राजस्थान में जो आपको प्राचीन समय में जो राजपूत देखने को मिलेंगे, वही अब कौन है? भील जनजाति के लोग हैं। मध्य प्रदेश में आपको ये जनजाति कहाँ देखने को मिलेगी? तो मध्य प्रदेश में आपको झाबुआ के पश्चिमी क्षेत्र में, अलीराजपुर में, खरगोन में, बड़वानी में, धार में, इन जिलों में आपको भील जनजाति देखने को मिलेगी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा, सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा भील जनजाति आपको किस जिले में देखने को मिलेगी जनसंख्या के आधार पर, तो वो है धार। धार डिस्ट्रिक्ट में आपको सबसे ज्यादा भील ट्राइब देखने को मिलेगी। और बाकी पूरे एमपी में आपको झाबुआ के वेस्टर्न पार्ट में, अलीराजपुर में, खरगोन में, बड़वानी और धार में। भीलों के गांव को पाल कहा जाता है। पूछ लिया जाएगा कि पाल क्या है, तो भीलों के गांव को पाल कहा जाता है। पाल और फला दोनों कहा जाता है। भीलों के जो गांव होते हैं, विलेजेस होते हैं, उन्हें पाल और फला कहा जाता है। उसके बाद भीलों के द्वारा जो कृषि की जाती है, जो एग्रीकल्चर की जाती है, उसे चिमाता कहा जाता है। भीलों के द्वारा जो कृषि की जाती है, एग्रीकल्चर की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे चिमाता कहा जाता है। उसके बाद देखें कि भीलों में दो तरह के विवाह प्रचलित हैं। भीलों में आपको 2 टाइप्स की मैरिजेस देखने को मिलेगी। पहली है परीक्षा विवाह, जिसे गोल गधेड़ू कहते हैं, इसको इंग्लिश में एग्जामिनेशन मैरिज। वैसे आप लोग को गोल गधेड़ू ये याद रखना जरूरी है। और दूसरा है भगोरिया, अबडक्शन विवाह यानी अपहरण विवाह, भगोरिया। ये 2 विवाह प्रचलित है भील जनजाति में। कौन कौन से? गोल गधेड़ू और भगोरिया। उसके बाद भील जनजाति में विधवा विवाह भी प्रचलित है, विडो मैरिज भी प्रचलित है, और ब्राइड प्राइस वधु मूल्य भी प्रचलित है भील जनजाति में। समझ रहे हैं सब लोग? फिर देखेंगे कि भील जनजाति के जो लोग होते हैं, ये लोग अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए और सामाजिक और सांस्कृतिक महत्वपूर्ण से देखें तो भगोरिया हाट लगाया जाता है भीलों के द्वारा, और ये फागुन के महीने में लगाया जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि जो भगोरिया हाट है, ये आर्थिक रूप से, सामाजिक और सांस्कृतिक
महत्व का मेला है जो कि फागुन माह में लगाया जाता है। इससे क्या होगा, भगोरिया हाट में हम सब जानते हैं कि भीलों द्वारा जो गुड़ियाएं बनाई जाती हैं, जो डॉल्स बनाई जाती है, वो उसको अब राज्य स्तर पर भी प्रशंसा और पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। तो इस मेले में, इस हाट में जो इनकी जो शिल्प कलाएं हैं, जो आर्ट क्राफ्ट है भील जनजाति की, ये उसका बेसिकली उसको लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों को बेचते हैं। इससे क्या होगा, इनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा, है ना, और समाज में भी इनको सम्मान मिलेगा, और लोगों तक जो इस जनजाति की जो संस्कृति है, जो कल्चरल है, वो लोगों तक पहुंचेगा। उसके बाद आपको भील जनजाति में एक सबकास्ट देखने को मिलेगी जो कि है मादिव, बदवो या फिर भगत। मादिव, बदवो या फिर भगत, इस जाति का व्यक्ति सबसे पवित्र माना जाता है। यानी भील जनजाति में जो सबकास्ट है, जो उपजाति है, जिसका नाम है मादिव, भदवो या फिर भगत, ये सबसे ज्यादा पायस यानी सबसे ज्यादा पवित्र माने जाते हैं इस जाति के लोग। दूसरी आपको कोटवार देखने को मिलेगी। इस जाति के व्यक्ति भीलों के ग्राम या फला का प्रशासन करते हैं। मैंने अभी बताया था कि भील जनजाति के गांव को या तो पाल कहते हैं या फिर फला कहते हैं। तो जो कोतवार जाति के जो लोग होते हैं वो भीलों के गांव का या फिर भीलों के पाल या फिर फला का प्रशासन करते हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। पुंजारो पुंजारो कौन होते हैं, तो इस जाति के व्यक्ति को औषधि, झाड़ फूक और रोग उपचार का विशेष ज्ञान होता है। यानी ये भील जनजाति की एक उपजाति है, सब कास्ट है, जिसका नाम है पुंजारो। बेसिकली इस जाति के जितने भी पर्सन है, जितने भी लोग हैं, उन्हें स्पेशल नॉलेज रहती है मेडिसिन में, औषधि में, और एक्सोर्सिज्म यानी झाड़ फूक में, और डिजीज ट्रीटमेंट, रोग उपचार में। इन चीजों में इन लोगों को नॉलेज रहती है, पुंजारू जाति को। जो भील जनजाति के जो प्रमुख देवता है, मेन डाइटी है, वो है राजा पंथा। भील जनजाति के जो प्रमुख देवता हैं, जो मेन डाइटी है, वो कौन है, राजा पंथा। जानवरों में ये लोग घोड़े और सर्प की पूजा करते हैं। भील जनजाति के लोग एनिमल्स में किन एनिमल की वर्शिप करते हैं, तो वो करते हैं हॉर्स एंड स्नेक की, घोड़ा और सर्प की ये लोग पूजा करते हैं। उसके बाद देखें, आपको और भी कुछ उपजातियां देखने को मिलेंगी भील की, जैसे बरेला, रथियास, भिलाला और रठिया और पटलिया। ये और आपको कुछ उपजातियां, सब ट्राइब्स, सब कास्ट देखने को मिलेगी भील जनजाति में। कौन कौन सी, बरेला, रथियास, भिलाला, रठिया और पटलिया। यहां से कोई भी एक नाम उठा लेंगे, बरेला उनने नाम रख दिया, सामने पूछ लेंगे कि किस जनजाति की उपजाति है, तो ये भील की उपजाति है। आपको कौन कौन से प्रमुख नृत्य, मेन डांस देखने को मिलेंगे भील जनजाति में, जैसे भगोरिया, भगोरिया हाट भी लगाते हैं भील जनजाति के लोग, भगोरिया नृत्य भी देखने को मिलेगा, और भगोरिया प्रचलित विवाह भी है भील जनजाति में, तो भगोरिया आपको नृत्य देखने को मिलेगा। बड़वा नृत्य देखने को मिलेगा, धूमर, गौरी और गोल गधेड़ू और दोहा। गोल गधेड़ू हमने प्रचलित विवाह भी देखा भील जनजाति में। तो कौन कौन से आपको डांस फॉर्म देखने को मिल रहे हैं, भगोरिया, बड़वा, धूमर, गौरी, गोल गधेड़ू और दोहा। उसके बाद भील जनजाति में आपको कौन कौन से प्रमुख पर्व देखने को मिलेंगे, फेस्टिवल्स देखने को मिलेंगे, जैसे गल, भगोरिया, चलावनी और जात्रा। कौन कौन से, गल, भगोरिया, चलावनी और जात्रा, ये चारों डांस फॉर्म किस जनजाति के हैं, भील जनजाति के। तो हमने टोटल मध्य प्रदेश की 3 जनजातियों के बारे में विस्तार से देख लिया। पहले हमने गोंड जनजाति के बारे में देखा, फिर हमने बैगा जनजाति के बारे में देखा, और अभी हमने भील जनजाति के बारे में देखा। अब जो हम मध्य प्रदेश की जो चौथी जनजाति के बारे में देखेंगे वो है कोरकू।
कोरकू ट्राइब, कोरकू जनजाति। तो कोरकू इज अ ब्रांच ऑफ मुंडा और कोल या फिर कोलेरियन ट्राइब। तो जो कोरकू जनजाति है ये शाखा है किस जाति की? मुंडा या फिर कोल। कोल को कोलेरियन भी कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि मुंडा या फिर कोल की शाखा क्या है, ब्रांच क्या है? तो वो है कोरकू जनजाति, कोरकू ट्राइब। कोरकू शब्द का अर्थ होता है मनुष्य का समूह, ग्रुप ऑफ ह्यूमंस। कोरकू शब्द का अर्थ क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ ह्यूमंस, मनुष्य का समूह। और कोरकू जनजाति कौन सी जनजाति की ब्रांच है, शाखा है? मुंडा और कोल या फिर कोलेरियन ट्राइब। यह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड वर्ग की द्रविड़ जनजाति मानी जाती है। यानी ये कौन सी स्पीशीज से बिलोंग करेंगे? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से, और द्रविडियन ट्राइब है, द्रविड़ परिवार की एक जनजाति है जो कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड वर्ग से बिलोंग करती है। उसके बाद कोरकू समुदाय अपने मृतकों, यानी कोरकू समुदाय के जो एंसेस्टर्स होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है, अपने मृतकों को पितर और देवता की तरह मानते। यानी कोरकू समुदाय के, कोरकू कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो भी इनके एंसेस्टर्स हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, ये उन्हें अपने पितर या फिर देवता की तरह, यानी उनकी डाइटीज की तरह में उनको पूजते हैं, मानते हैं। उसके बाद इनमें लकड़ी की मृतक स्तंभ बनाने का चलन है। इनमें क्या होता है? लकड़ी की मृतक स्तंभ बनाते हैं, वुडन डेड पिलर्स बनाते हैं, जिसे हम मुंडा कहते हैं। यानी आपसे पूछ सकते हैं कि ये मुंडा क्या है, तो क्या कह रहे हैं? देयर इज अ प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग वुडन डेड पिलर्स विच आर कॉल्ड मुंडास। यानी क्या बोल रहे हैं कि जो कोरकू समुदाय के जो लोग होते हैं, कोरकू कम्युनिटी के जो लोग होते हैं, जो भी इनके समुदाय में जिसकी भी मृत्यु हो जाती है, उसे अपने एंसेस्टर्स यानी पितर और डाइटीज यानी देवता के समान मानते हैं। ये एक प्रैक्टिस, एक प्रथा परफॉर्म करते हैं जो कि है वुडन मेकिंग पिलर्स, यानी मृतकों का मृतक स्तंभ बनाने का चलन है, जिसे मुंडा कहा जाता है। और मुंडा बनाने व लगाए जाने के अनुष्ठान को सिडोली कहा जाता है। समझ रहे हैं कि मुंडा बनाने के जो भी रिचुअल्स होते हैं, जो भी अनुष्ठान होते हैं, उसे अप्लाई करने के, उसे क्या कहा जाता है? सिडोली कहा जाता है। तो ये सिडोली क्या है, मुंडा क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन जाते हैं। मेंस में भी आपसे 3 मार्कर में पूछ लेंगे सिडोली क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि कोरकू समुदाय के लोग जब उनमें किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो उस इंसान को अपने एंसेस्टर्स और डाइटीज यानी पितर और देवता के समान मानते हैं। ये उनके लिए एक वुडन डेड पिलर बनाते हैं, मृतक स्तंभ बनाते हैं, और उसको जो ये मृतक स्तंभ बनाते हैं उसे मुंडा कहा जाता है। और उस मुंडा को लगाने में जो भी अनुष्ठान होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, उसे सिडोली कहा जाता है। किन किन जिलों में आपको कोरकू जनजाति देखने को मिलेगी? तो वो है छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा और जबलपुर में। आपको मध्य प्रदेश के मोस्टली सदर्न पार्ट में, दक्षिण क्षेत्र में आपको कोरकू जनजाति देखने को मिलेगी, और जबलपुर वाले हिस्से में छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा और खंडवा और जबलपुर में। उसके बाद जो कोरकू सोसाइटी है, कोरकू समाज है, वो कैसा है? पितृसत्तात्मक है, पेट्रियार्कल है। कोरकू समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक है, और ये टोटम पर आधारित समाज है, टोटम पर बेस्ड इनकी सोसाइटी है। अब ये टोटम क्या होता है, ये मैंने इसलिए अलग से लिख रखा है क्योंकि अगर आपसे पूछ लिया जाए 3 मार्कर में टोटम क्या होता है किसी समाज के उस विश्वास को कहते हैं जिसमें मनुष्य का किसी जानवर, वृक्ष,
पौधे या अन्य आत्मा से संबंध माना जाए। तो टोटम क्या होता है? ये एक बिलीफ है, ये समाज का एक बिलीफ है कि इसमें, इस समाज में जितने भी इंसान हैं, जितने भी लोग हैं, या तो उन्हें एक जानवर, वो इंसान अपने आप को किसी जानवर के समान मानता है, किसी पेड़ के समान मानता है, किसी पौधे के समान मानता है, या किसी भी आत्मा के समान मानता है। तो ये टोटम होता है। इट इज बिलीफ ऑफ अ सोसाइटी इन विच ह्यूमंस आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटेड टू एनी एनिमल्स, ट्री, प्लांट और अदर स्पिरिट। उसके बाद देखिए, इनके दो प्रमुख वर्ग होते हैं, टू मेजर क्लासेस होती हैं। कोरकू जनजाति के दो प्रमुख वर्ग है, कौन कौन से? राज कोरकू और पठारिया राज कोरकू। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि कोरकू जनजाति के जो वर्ग हैं, जो क्लासेस है, वो कौन कौन से हैं? राज कोरकू और पठारिया राज कोरकू। इनके अतिरिक्त चार अन्य वर्ग भी आपको, यानी राज कोरकू और पठारिया कोरकू के अलावा आपको और चार अदर क्लासेस देखने को मिलेगी कोरकू में, जैसे रूमा, पुथारिया, दुलारिया और बोवई। कौन कौन से वर्ग देखने को मिलेंगे? रूमा, पुथारिया, दुलारिया और बोवई देखने को मिलेगा। उसके बाद जो बावरिया है, बैतुल जिले में जो कोरकू आदिवासी रहते हैं, जो कोरकू ट्राइबल रहते हैं, उन्हें बावरिया कहा जाता है। तो पूछ लेंगे बावरिया कौन है? तो बैतुल जिले में जो कोरकू आदिवासी रहते हैं, कोरकू ट्राइबल्स रहते हैं, उन्हें ही बावरिया कहा जाता है। रूमा क्या है? अमरावती के आदिवासी कोरकू, यानी अमरावती क्षेत्र में जो आदिवासी कोरकू, ट्राइबल कोरकू रहते हैं, उन्हें रूमा कहा जाता है। बंदोरिया कौन है? पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू। पचमढ़ी रीजन में, पचमढ़ी क्षेत्र में जो कोरकू रहते हैं, कोरकू आदिवासी, उन्हें बंदोरिया कहा जाता है। उसके बाद किन किन देवताओं को मानते हैं कोरकू जनजाति के लोग? तो डोंगर देव को, डोगर देव को, बटुआ देव को, और जो भी इनके गांव के प्रमुख देवता हैं उन्हें कोरकू जनजाति के लोग पूजते हैं। कौन कौन? डोगर देव, बटुआ देव और गांव के जो इनके देवता हैं, विलेज डाइटी। उसके बाद देखिए, भूमिया और पडियार कोरकुओं के सम्मानित व्यक्ति होते हैं, यानी कोरकू जनजाति में जो रिस्पेक्टेबल पर्सन्स है उन्हें क्या कहकर बुलाते हैं? भूमिया और पडियार कहकर उन्हें बुलाया जाता है। उसके बाद कोरकू जनजाति में जो आपको प्रमुख पर्व देखने को मिलेंगे, फेमस फेस्टिवल्स देखने को मिलेंगे, जैसे गुड़ी पड़वा, इनका प्रमुख पर्व है कोरकू जनजाति का। देव दशहरा देखने को मिलेगा, जिरौती देखने को मिलेगी, माघ दशहरा देखने को मिलेगा, अखाती तीज देखने को मिलेगी, और दूधवाली और पाला देखने को मिलेगा। यानी कोरकू जनजाति में हमें कौन कौन से प्रमुख पर्व देखने को मिलेंगे? गुड़ी पड़वा, देव दशहरा, जिरौती, माघ दशहरा, आखाती तीज, डोडबली और पाला। ये सब आपको मेजर फेस्टिवल्स, प्रमुख पर्व देखने को मिलेंगे कोरकू जनजाति में। उसके बाद कोरकू जनजाति की कुछ उपजातियां देख लिए, कुछ सब कास्ट देखे, जैसे नहाला। नहाला कोरकू जनजाति की उपजाति है। मुवासी रूमा, उसके बाद बावरी, जिसे बावरिया भी कहते हैं, हम सब ने देखा था बावरिया, जो बैतुल जिले में जो कोरकू आदिवासी रहते हैं उन्हें बावरिया कहा जाता है। बोडोया, यानी जिसे वक्शेरिया भी कहा जाता है। तो ये चारों आप सब कास्ट उपजातियां देखने को मिलेगी आपको मध्य प्रदेश में कोरकू जनजाति की। कौन कौन सी? नहाला, मुवासी रूमा, बावरी, जिसे वावरिया भी कहते हैं, बुडोया और वक्शेरिया। देखते हैं कोरकू जनजाति में कौन कौन से प्रचलित विवाह है, प्रिविलेंट मैरिज है, जैसे लमसेना विवाह या फिर लमसेना प्रथा, जिसे घर दामाद भी कहते हैं। उसके बाद आपको चित्थोड़ा देखने को मिलेगी, राजी बाजी प्रथा देखने को मिलेगी, हट विवाह प्रथा देखने को मिलेगी,
एंडोगैमी सिस्टम यानी अंतर विवाह प्रथा भी देखने को मिलेगी। डाइवोर्स और मैरिज प्रैक्टिस, तलाक अथवा विवाह प्रथा देखने को मिलेगी। विडो मैरिज, विधवा विवाह देखने को मिलेगा। और वधु मूल्य का भी प्रचलन है कोरकू जनजाति में, ब्राइड प्राइस भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये पूरे जो पॉइंट्स थे ये पूरे आपके कोरकू जनजाति के बारे में थे। नेक्स्ट हम ट्राइब पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की, वो है भारिया जनजाति। भारिया ट्राइब के बारे में देखेंगे। आप लोग नाम से ही समझे, भारिया यानी जो भार ढोता है उसे भारिया कहते हैं। तो भारिया शब्द का अर्थ भी है भार ढोने वाला, वन हु कैरीज द लोड। उसे क्या कहा, उस शब्द भारिया शब्द का अर्थ क्या है, जो भार ढोता है, वन हु कैरीज द लोड। सेकंड पॉइंट देखिए, भारिया ट्राइब में, भारिया जनजाति में जो भारिया है वो गोंड जनजाति की एक शाखा है। भारिया जो है वो किस जनजाति की शाखा है, ब्रांच है, तो वो गोंड जनजाति की शाखा है। और भारिया जनजाति सबसे ज्यादा पिछड़ी जनजाति है। अभी जैसे हमने देखा था कि जो प्रिविलेंट वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप है, अत्यंत पिछड़ी जनजाति में हमने जो एक जनजाति देखी थी जो कि थी बैगा जनजाति, और अब हम दूसरी जो पढ़ रहे हैं वो है भारिया जनजाति। ये भी प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश में आपको जबलपुर, सिवनी और छिंदवाड़ा में देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश में भारिया जनजाति कहाँ देखने को मिलेगी, जबलपुर, सिवनी और छिंदवाड़ा में। लेकिन छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का जो तामिया क्षेत्र है और तामिया क्षेत्र में जो पाताल कोट है वहां पर जो भारिया जनजाति के लोग रहते हैं वो और भी ज्यादा पिछड़े हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड ट्राइब्स है, वो बहुत ज्यादा पिछड़ी जनजाति वहां पर रहती है छिंदवाड़ा के पाताल कोट में। और इनके गांव को ढाना कहते हैं। भारिया जनजाति के जो गांव है, जो ग्राम है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें ढाना कहा जाता है। और भारिया जनजाति के लोग बहुत ज्यादा कला संपन्न होते हैं, यानी आर्ट रिच ट्राइब है ये। आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारिया जनजाति की जो डायलेक्ट है, जो बोली है, वो क्या कहलाती है, तो वो भरनौती कहलाती है। भारिया जनजाति की जो बोली है वो भरनौती कही जाती है। इनके समाज में भूमिका, पडियार एवं कोटवार का महत्वपूर्ण स्थान होता है, यानी रिस्पेक्टेबल पोजीशंस है इनके समाज में, सोसाइटी में, जिसके नाम है भूमिका, पडियार और कोटवार। जो भारिया जनजाति के लोग हैं वो किन को पूजते हैं, उनके देवता कौन है, तो वो है बूढ़ा देव, धूला देव और नागदेव, ये इनके प्रमुख देवता हैं। उसके बाद भारिया जनजाति की कुछ उपजातियां देखें, सब कास्ट देखें, जैसे भूमिया, बुइयर और पैडो। ये भारिया जनजाति की उपजातियां कौन कौन सी, भूमिया, बुइयर और पैडो। कुछ हम डांस देखेंगे भारिया जनजाति के, भारिया ट्राइब के कुछ नृत्य देखेंगे, जैसे भड़म, ये इनका डांस फॉर्म है। कर्मा, सैतम और सैला, ये आपको कुछ नृत्य देखने को मिलेंगे भारिया जनजाति में। कौन कौन से, भड़म, कर्मा, सैतम और सैला। कुछ प्रिविलेंट मैरिजेस देखे भारिया जनजाति में, जैसे मंगनी विवाह प्रचलित है, लमसेना विवाह, राजीवाजी विवाह और विधवा विवाह। ये कुछ आपको प्रिविलेंट मैरिजेस देखने को मिलेंगी, प्रचलित विवाह देखने को मिलेंगी भारिया जनजाति में। कौन कौन सी, मंगनी विवाह, लमसेना विवाह, राजीवाजी विवाह और विडो मैरिज, विधवा विवाह। और जो मेजर फेस्टिवल्स हैं, प्रमुख पर्व हैं भारिया जनजाति के, वो है बिदरी पूजा, नवाखानी, जवारा और होली। ये 4 प्रमुख पर्व हैं भारिया जनजाति के। कौन कौन से, बिदरी पूजा, नवाखानी, जवारा और होली। तो ये जितने भी पॉइंट्स थे ये सारे आपके भारिया जनजाति के हैं, और ये सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा इसे अत्यंत पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। तो जो कि आपके प्रिविलेंट वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यानी अत्यंत पिछड़े समूह में आती है। तो ये आपकी पूरी भारिया जनजाति के बारे में सारे ये पॉइंट्स हो गए हैं।
चलिए अब हम देखेंगे कोल जनजाति के बारे में। कोल जनजाति जो है ये मुंडा समूह की, मुंडा ग्रुप की एक बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी जनजाति है, सॉरी एंशियंट प्राचीन जनजाति है। कौन सी? कोल जनजाति मुंडा समूह की प्राचीन जनजाति है। उसके बाद आप इनका मूल स्थान देखेंगे, ओरिजिन देखेंगे तो रीवा जिले के कुराली क्षेत्र से इनका ओरिजिन हमें देखने को मिलता है। तो मध्य प्रदेश के रीवा के कुराली क्षेत्र से किस जनजाति का, किस आपको शेड्यूल ट्राइब का ओरिजिन देखने को मिलता है? तो वो है कोल जनजाति। उसके बाद हम देखेंगे कि कोल जनजाति का उल्लेख हमें ऋग्वेद में, मत्स्य पुराण में, महाभारत और रामायण, इन सारे प्राचीन ग्रंथों में, इन सारे एंशियंट टेक्स्ट में हमें कोल जनजाति के बारे में हमें थोड़े बहुत मेंशंस यानी उल्लेख देखने को मिलेंगे। किस किस में? ऋग्वेद में, मत्स्य पुराण में, महाभारत में, रामायण में, इन सारे जो प्राचीन ग्रंथ है एंशियंट टेक्स्ट में हमें कोल जनजाति के बारे में देखने को मिलेगा। और मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ एमपी। कल हमने दो जनजातियां देखी थी, पहली थी भील, दूसरी थी गोंड। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है, दूसरे नंबर पर जो आएगी वो है गोंड, और मध्य प्रदेश की तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी जनजाति है कोल जनजाति। कोल जनजाति की आपको टोटल 22 सब ब्रांचेस, 22 उपशाखाएं देखने को मिलेगी। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि कोल जनजाति की कुल कितनी उपशाखाएं हैं, सब ब्रांचेस है, तो आपको टोटल 22 सब ब्रांचेस देखने को मिलेगी कोल जनजाति की। कोल शब्द का अर्थ होता है ह्यूमन, मानव। कोल शब्द का अर्थ क्या होता है? ह्यूमन, मानव होता है। उसके बाद देखें कोल और कोरकू, जो दोनों जनजातियां मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। कोल और कोरकू आर वर्ड्स ऑफ मुंडारी लैंग्वेज फैमिली, यानी कोल और कोरकू जो ये दोनों शब्द है ये कौन से भाषा परिवार से, कौन से लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करते हैं? तो ये मुंडारी भाषा परिवार के शब्द हैं। कौन कौन से? कोल और कोरकू। उसके बाद देखें मुंडा मिथक के अनुसार, जो मुंडा मिथ है, मुंडा मिथक में ये माना गया है कि कोल जनजाति सूर्यदेव के लॉर्ड सन की संतान है, लॉर्ड सन के चाइल्ड है। किसमें माना गया है? मुंडा मिथक में, मुंडा मिथ में ये माना गया है कि जो कोल जनजाति है वो सूर्यदेव की संतान है। उसके बाद देखें कोल कम्युनिटी प्रेफर्स टू लिव इन हैमलेट्स बाय बिल्डिंग, आगे देखते हैं, by building houses facing each other which is called कोलिन टोला। तो कोल जनजाति के जो लोग होते हैं वो अक्सर पसंद करते हैं एक दूसरे के आमने सामने घर बनाकर रहने में, और इसी को ही क्या ये लोग कहते हैं? कोलहिन टोला। तो क्या कह रहे हैं? कोल समुदाय आमने सामने घर बनाकर टोले में रहना पसंद करते हैं, जिसे कोलहिन टोला कहा जाता है। और जो इनका जो पूरा गांव होता है, कोल जनजाति का जो एंटायर विलेज है, पूरा गांव है, उसे ये लोग कोल्हन कहते हैं। तो कोल जनजाति के गांव को क्या कहा जाता है? कोल्हन कहा जाता है। उसके बाद कोल जनजाति में जो मुखिया होते हैं गांव के, जो हेड ऑफ द विलेज होते हैं, उन्हें महतो और चौधरी कहा जाता है। कोल जनजाति में जो गांव के मुखिया होते हैं, जो विलेज के हेड होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें महतो या फिर चौधरी कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि कोल जनजाति के जो मुखिया हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें महतो और चौधरी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपको कुछ उपजातियां देखने को मिलेगी, कोल जनजाति की कुछ सब ट्राइब्स देखने को मिलेगी, जैसे रोहिया और रोठेल। ये दोनों उपजातियां हैं किसकी? कोल जनजाति की। कौन सी? रोहिया और रोठेल। तो ये आपको याद होना चाहिए कि रोहिया और रोठेल किस जनजाति की उपजातियां हैं? ये कोल जनजाति की उपजातियां हैं। मध्य प्रदेश में आपको कोल जनजाति किन किन जिलों में देखने को मिलेगी? तो रीवा, सतना, जबलपुर, सीधी और शहडोल में, यानी मध्य प्रदेश का उत्तर पूर्वी भाग में आपको कोल जनजाति देखने को मिलेगी। कहाँ कहाँ पे? रीवा, सतना, जबलपुर, सीधी और शहडोल में, यहाँ पे आपको कोल जनजाति देखने को मिलेगी। कोल जनजाति का जो नेटिव प्लेस है, जो इनका मूल निवासी स्थान है मध्य प्रदेश में, वो है विंध्य कैमूर श्रेणी।
कोल जनजाति का नेटिव प्लेस यानी इनका मूल निवास कहाँ है, विंध्य पहाड़ की श्रेणी में रहते हैं ये लोग। उसके बाद कोल जनजाति में आपको दो उपवर्ग यानी सब क्लासेस भी देखने को मिलेंगी। इससे पहले हमने सब कास्ट देखी थी, उपजातियां देखी थी, अब हमको कोल जनजाति में दो उपवर्ग यानी सब क्लासेस भी देखने को मिलेंगे, जो कि है रोतिया और रोतेले। रोतिया और रोतेले। इससे पहले हमने दो सबकास्ट देखी थी जो कि थी रोहिया और रोठेल। कंफ्यूज मत होना, ये उपजातियां हैं रोहिया और रोटेल, और सब क्लास उपवर्ग है रोतिया और रोतेले। उसके बाद मैनी विलेजेस हैव अ पंचायत विच इज कॉल्ड घुइया, यानी कोल जनजाति के कई गांवों की एक पंचायत होती है जिसे घुइया कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि कोल जनजाति की पंचायत को किस नाम से जाना जाता है, घुइया नाम से जाना जाता है। कोल जनजाति बिद्री पूजा, कोल जनजाति जो पर्व मनाते हैं, जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, वो है बिद्री पूजा। बिद्री पूजा सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद जो इनका प्रसिद्ध आदिम नृत्य यानी जो इनका प्रिमिटिव डांस है कोल जनजाति का, वो है कोल दहका। क्वेश्चन बन जाएगा कि कोल जनजाति का आदिम नृत्य कौन सा है, प्रिमिटिव डांस कौन सा है, तो वो है कोल दहका। उसके बाद किस देवता को मानते हैं कोल जनजाति के लोग, तो ये ठाकुर देव को मानते हैं। जो इनके मेन डाइटी हैं, जो इनके देवता हैं, वो कौन हो गए, ठाकुर देव को मानते हैं कोल जनजाति के लोग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हमने कोल ट्राइब, कोल जनजाति के बारे में देखे। अब मध्य प्रदेश में जो हम नेक्स्ट ट्राइब देखेंगे, जो नेक्स्ट जनजाति देखेंगे, वो है सहरिया जनजाति। आपको याद होगा कि हमने अभी बैगा और भारिया, ये दोनों भी मध्य प्रदेश शासन द्वारा यानी मध्य प्रदेश की सरकार ने इन दोनों जातियों को अत्यंत पिछड़ी जनजाति घोषित किया है, और साथ ही साथ सहरिया जनजाति को भी अत्यंत पिछड़ी जनजाति यानी प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में इन तीनों जनजातियों को रखा गया है। कौन कौन सी, बैगा, भारिया और सहरिया। बैगा और भारिया के बारे में हमने देख लिया है, अब हम सहरिया के बारे में देखेंगे। तो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में यानी मध्य प्रदेश के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आपको सहरिया ट्राइब देखने को मिलेगी। सहरिया समुदाय को विशेष पिछड़ी जनजाति के कोटि में रखा गया, यानी इस जनजाति को बैकवर्ड ट्राइब, स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब की कैटेगरी में रखा गया है सहरिया को। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में तो देखने को मिल रही है, लेकिन किन किन जिलों में आपको ये जनजाति देखने को मिल रही है, तो शिवपुरी में, गुना में, ग्वालियर, अशोकनगर, मुरैना, भिंड, विदिशा, रायसेन, सीहोर और बुंदेलखंड के कुछ हिस्से में भी ये जनजाति रहती है। तो आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के जो उत्तर पश्चिमी जिले हैं वहां पे आपको बेसिकली सहरिया ट्राइब देखने को मिलेगी और कुछ बुंदेलखंड पार्ट में भी देखने को मिलेगी। The Seherias are considered a sub branch of Kolerian family and भील, यानी जो सहरिया जनजाति है ये किसकी उपशाखा है, तो ये कोलेरियन परिवार यानी कोल जनजाति की और भील जनजाति की उपशाखा है, सब ब्रांच है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा सहरिया जनजाति किसकी उपशाखा है, किसकी सब ब्रांच है, तो ये कोलेरियन परिवार और भील जनजाति की उपशाखा है। उसके बाद गुना और शिवपुरी में इन्हें राउत कहा जाता है। गुना और शिवपुरी क्षेत्र में कोल जनजाति सहरिया जनजाति को किस नाम से जाना जाता है, राउत नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखें कि सहरिया स्वयं को भीलों का छोटा भाई और वाल्मीकि एवं शबरी की संतान कहते हैं। सहरिया जनजाति के जो लोग हैं ये खुद को भीलों का एल्डर और भीलों के एल्डर ब्रदर्स और वाल्मीकि एवं शबरी की संतानें कहते हैं। तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि सहरिया जनजाति खुद को किसकी संतान बताते हैं, वाल्मीकि और शबरी की संतान बताते हैं, और भीलों का खुद को छोटा भाई यानी यंगर ब्रदर बताते हैं। उसके बाद सहरिया बस्ती को सहराना कहा जाता है।
सहरिया बस्ती को किस नाम से जाना जाता है? जो सहरिया स्लम होते हैं, जो सहरिया की यानी जहाँ पर सहरिया जनजाति के जिस लोग जिस बस्ती में रहते हैं उसे सहराना कहते हैं। माँ सीता इनकी सबसे आराध्य देवी है, यानी जो इनकी एडोरेबल गॉडेस है सहरिया जनजाति की, वो है गॉडेस सीता। सीता माँ को ये लोग बहुत ज्यादा मानते हैं सहरिया जनजाति के लोग। और सहरिया जनजाति का जो स्पेशल डांस है, जो इनका खास नृत्य है, उसका नाम है लहंगी। ये चीज याद रखना, सहरिया जनजाति का जो खास नृत्य है, जो इनका स्पेशल डांस है, वो है लहंगी। और इनके यहाँ तेजाजी के जीवन पर आधारित नाट्य गान करने की भी परंपरा है। आप सब जानते होंगे कि गुना अशोकनगर वाले क्षेत्र में तेजाजी का मेला लगाया जाता है और उन पर बेस्ड जो भी उनकी गाथाएं हैं, जो भी उनके गाने हैं, उन पर ये लोग नाटक परफॉर्म करते हैं। कौन? सहरिया जनजाति के लोग। उसके बाद देखें, सहरिया जंगली जड़ी बूटियों की विशिष्ट पहचान रखते हैं, यानी सहरिया जनजाति के लोग को जड़ी बूटी यानी जो वाइल्ड हर्ब्स होती है उनकी बहुत अच्छी जान पहचान होती है, बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है सहरिया ट्राइब को उन चीज़ों में। सहरिया शब्द की उत्पत्ति हुई है सहा प्लस हारिया से, जिसका अर्थ होता है शेर के साथ होना। तो सहरिया शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? सहा प्लस हारिया, जिसका मीनिंग होता है टू बी विद अ लायन। क्या मतलब होता है? शेर के साथ होना। और शासन द्वारा इनके उत्थान के लिए सहरिया अभिकरण गठन का गठन भी किया गया, यानी गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये जो तीनों आपकी जो अत्यंत पिछड़ी जनजाति है, बैगा, भारिया और सहारिया, इन तीनों के लिए अथॉरिटी बनाई है, इन तीनों के लिए अभिकरण बनाई है। और इन अथॉरिटी के अंदर ये सारी एजेंसीज चलती है, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ये तीनों एजेंसीज के बारे में। नेक्स्ट जो ट्राइब है मध्य प्रदेश की, वो है परधी ट्राइब, परधी जनजाति। परधी एक मराठी शब्द है जिसका अर्थ होता है शिकार, हंट करना। परधी क्या है? एक मराठी शब्द है जिसका अर्थ क्या होगा? शिकार करना। और ये मध्य प्रदेश में इस जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या यानी मैक्सिमम पॉपुलेशन आपको सीहोर और रायसेन में देखने को मिलेगी। तो मध्य प्रदेश में हमें परधी जनजाति कहाँ देखने को मिलेगी? सीहोर और रायसेन में। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है शिकार, हंट। परधी शब्द का अर्थ क्या है? शिकार और हंट। उसके बाद है अगरिया। आप सबको याद हो, हमने गौंड जनजाति में, गौंड जनजाति की उपजातियां देखी थी, सब कास्ट देखी थी, जिसमें हमने अगरिया के बारे में देखा था। और अगरिया जो लोहे का काम करती है। तो देखते हैं अगरिया में क्या लिखा है। अगरिया गोंडों की एक उपजाति है, गौंड ट्राइब की एक सब कास्ट है अगरिया। ये जनजाति मंडला तथा शहडोल में पाई जाती है। अगरिया आपको मध्य प्रदेश के मंडला और शहडोल वाले भाग में देखने को मिलेगी। उसके बाद अगरिया जनजाति के लोग लौह अयस्क यानी आयरन ओर को क्लीन करने का, आयरन ओर को साफ करने का और मेटल एक्सट्रैक्शन का, धातु निष्कर्षण का कार्य करती है। तो अगरिया जनजाति के जो लोग हैं वो क्या काम करती है? आयरन ओर, लौह अयस्क को साफ करने का और धातु निष्कर्षण यानी मेटल एक्सट्रैक्शन का कार्य करती है। उसके बाद जो इनके प्रमुख देवता है, अगरिया जनजाति किस देवता को पूजती है? तो उनका नाम है लोहासुर। आप इससे भी याद रख सकते हैं, लोहे का काम करती है। इनके देवता कौन है? लोहासुर। जिनका निवास स्थान होता है, जिनका जो रेसिडेंस है वो है धधकती हुई भट्टी। लोहासुर का निवास स्थान कौन सा है? धधकती हुई भट्टी। उसके बाद देखें, ये लोहासुर को खुश करने के लिए काली मुर्गी भेंट चढ़ाते हैं। ये लोहासुर को खुश करने के लिए क्या भेंट करते हैं? काली मुर्गी, ब्लैक हैन भेंट करते हैं। और इनमें ब्राइड प्राइज यानी वधु मूल्य भी प्रचलित है इस जनजाति में। तो अगरिया जनजाति में वधु मूल्य भी प्रचलित है, ब्राइड प्राइज भी प्रिवेलेंट है। उसके बाद जो हम नेक्स्ट ट्राइब देखेंगे मध्य प्रदेश की, वो है पणिका। पणिका जनजाति। पणिका को
परीका जनजाति भी कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा परीका या फिर पणिका, किसी भी नाम से आपसे पूछ लिया जाएगा। तो पणिका जनजाति को परीका ट्राइब भी कहते हैं। ये जनजाति आपको मध्य प्रदेश के सीधी और शहडोल वाले इलाके में देखने को मिलेगी। सीधी और शहडोल डिस्ट्रिक्ट में आपको ये ट्राइब देखने को मिलेगी। ये बेसिकली द्रविड़ प्रजाति की सदस्य है, यानी ये आपको द्रविडियन रेस की देखने को मिलेगी, यानी साउथ इंडिया से इनका ओरिजिन हमें देखने को मिल रहा है। और पणिका क्या होते हैं? ये जो जनजाति के लोग हैं ये कबीर के फॉलोअर है। कबीर के अनुयायी होने के कारण इन्हें कबीराहा भी कहा जाता है। समझ रहे? ये कबीर की पंक्तियां गाते हैं, कबीर को फॉलो करते हैं, कबीर के अनुयायी है, इसलिए इन्हें कबीरा भी कहा जाता है। वस्त्र निर्माण में यानी क्लोथ्स मैन्युफैक्चरिंग में, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में वर्क करने के कारण इन्हें वीवर या फिर बुनका भी कहा जाता है। समझ आ रहा है कि पणिका जनजाति का जो मुख्य कार्य ये है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में, वस्त्र निर्माण में काम करती है, इसलिए इन्हें बुनकर या फिर वीवर भी कहा जाता है। उसके बाद जो आपको मध्य प्रदेश में जनजाति देखने को मिलेगी वो है खैरवार जनजाति। खैरवार जनजाति, खैर जो आप सबने सुना होगा खैर वृक्ष होता है, खैर वृक्ष जिसे इंग्लिश में कटैचू कहते हैं। तो जो जनजाति खैर वृक्ष का काम करती है वो है खैरवार जनजाति, और इस जनजाति को खेरुआ भी कहा जाता है। तो देखें, this tribe which is called Kherwar is also called Kherua because of extracting catechu from khair tree, यानी खैर वृक्ष से कत्था निकालने के कारण खैरवार कहलाने वाली जनजाति को खैरुआ भी कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं? खैर वृक्ष से कत्था निकालती है, कटैचू एक्सट्रैक्ट करती है। कौन सी ट्राइब? खैरवार जनजाति, इसलिए इन्हें खेरुआ भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में किन जिलों में हमें खैरवार ट्राइब देखने को मिलेगी, तो वो आपको उमरिया, सीधी, अनूपपुर और शहडोल में। उमरिया, सीधी, अनूपपुर और शहडोल यानी मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में ईस्टर्न पार्ट में आपको खैरवार ट्राइब देखने को मिलेगी। उसके बाद इनका अगर आपसे पूछ लिया जाए इनका मूल निवास स्थान यानी इनका ओरिजिनल रेसिडेंस कहाँ है, तो वो है खैरियागढ़। कैमूर पहाड़ियों में खैरियागढ़ जो जगह है वो इनका मूल निवास स्थान है, ओरिजिनल प्लेस है। किसका? खैरवार जनजाति का, खैरवार ट्राइब का। और इनको पन्ना और छतरपुर में कोंदार के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा किस जनजाति को पन्ना और छतरपुर जिले में, पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में कोंदार नाम से जाना जाता है, तो वो है खैरवार ट्राइब। उसके बाद हमें मध्य प्रदेश में जो नेक्स्ट ट्राइब देखने को मिलेगी वो है उराव ट्राइब। उराव ट्राइब ये बेसिकली साउथ इंडिया की जनजाति है, दक्षिण भारत की ट्राइब है उराव। ये मध्य प्रदेश के आपको सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल और डिंडोरी भी लिख सकते हैं। इन क्षेत्र में यानी मध्य प्रदेश के आपको पूर्वी भाग में, ईस्टर्न पार्ट में आपको ये ट्राइब देखने को मिलेगी, उराव जनजाति। इनकी उत्पत्ति द्रविड़ों से मानी जाती है, द्रविडियन से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है, इसलिए हम कह रहे हैं ये साउथ इंडिया से बिलोंग कर रही है। जो इनका जो मुखिया होता है उन्हें महतो कहा जाता है। उराव जनजाति में जो मुखिया होता है, जो हेड होता है, उन्हें महतो कहा जाता है। और जो इनके पुरोहित होते हैं यानी जो इनके प्रीस्ट होते हैं उन्हें बैगा कहा जाता है। समझ रहे सब लोग? उराव जनजाति में जो मुखिया होते हैं उन्हें महतो कहा जाता है, जो इनके पुरोहित होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, उन्हें बैगा कहा जाता है। They have a पराहा राजा who settles all disputes। अगर इनके गांव में, इनके क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई विवाद होता है, कोई डिस्प्यूट्स होता है, तो उसको सुलझाने के लिए एक राजा होता है जिसका नाम है पराहा राजा। तो वो इनके सारे जो भी डिस्प्यूट्स हैं उन्हें सेटल करता है। उसके बाद उराव जनजाति किस धर्म को मानती है, तो ये क्रिश्चियन, ईसाई धर्म को स्वीकार करती है। पूछ लिया जाएगा कि मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति जो सबसे ज्यादा ईसाई धर्म को मानती है, वो है उराव जनजाति, क्रिश्चियनिटी को मानती है उराव जनजाति। इनके जो पर्व है, फेस्टिवल्स है, वो है सरना पूजा, कर्मा पूजा, कुलदेव पूजा। जो इनकी पूजा, जो आपको इनके में जो फेस्टिवल्स देखने को मिलेंगे वो है सरना पूजा, कर्मा पूजा और कुलदेव पूजा। ये तीन फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है।
जो इनका युवा गृह है, जो इनका यूथ होम है, उसे धुमकोरिया कहा जाता है। उरांव जनजाति का जो यूथ होम है, युवा गृह है, उसे क्या कहा जाता है? उसे धुमकोरिया कहा जाता है। उसके बाद जो इनके प्रमुख देवता हैं, जो इनके मेन डाइटी है, उन्हें धर्मेश कहा जाता है। उरांव जनजाति के जो प्रमुख देवता है उन्हें क्या कहा जाता है? धर्मेश कहा जाता है। कौन कौन से डांसेस देखे जाते हैं हमें उरांव जनजाति में, कौन कौन से नृत्य देखने को मिलेंगे? तो वो है सरहुल, कर्मा और गुड़िया डंडा। सरहुल, कर्मा, गुड़िया डंडा, ये डांसेस हैं आपको उरांव जनजाति में देखने को मिलेंगे। सरहुल, कर्मा और गुड़िया डंडा। उसके बाद जो इनकी डायलेक्ट बोली है कुरुक, उरांव जनजाति की जो डायलेक्ट है, जो बोली है, वो है कुरुक। कुरुक देखने को मिलेगी। जो इनमें मैरिजेस जो फेमस हैं, आपको उरांव जनजाति में कौन कौन से विवाह देखने को मिलेंगे? मैरिजेस जैसे बुंदे विवाह, बुंदे विवाह यानी ब्राइड प्राइस वाली जो मैरिज होती है। उसके बाद बंदवा, बंदवा यानी राजी मर्जी विवाह। तीसरी है धुनकू यानी सेल्फ चूजिंग ऑफ ग्रूम बाय द गर्ल, धुनकू में लड़की खुद से वर को चुनती है। और लास्ट है पॉलीगैमी यानी बहु विवाह, एक साथ बहुत सारी वाइफ होना, बहु विवाह। तो ये कुछ मैरिजेस है जो कि आपको उरांव ट्राइब में देखने को मिलेगी। उसके बाद जो हम मध्य प्रदेश में ट्राइब देखेंगे, जनजाति देखेंगे, वो है परधान, जिसे पटेरिया भी कहा जाता है। कौन सी जनजाति? परधान, जिसे पटेरिया भी कहा जाता है। परधान गोंड राजाओं के मंत्री होते हैं और उनकी प्रशस्ति गाया करते। हमने देखा था गोंड ट्राइब में, हमने देखा था कि परधान जो कि उनकी सब कास्ट है, उपजाति है, और ये जो भी इनके देवता होते हैं और जो इनके राजा होते हैं उनके गाथा गाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इनके गाथा गाते हुए जाते हैं। और ये एक तरीके के पुजारी भी होते हैं, प्रीस्ट भी होते हैं, पूजा पाठ का काम भी करते हैं। और परधान सबसे ज्यादा लिटरेट ट्राइब है, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी जनजाति है मध्य प्रदेश में। कौन सी? परधान। ये सब हम ऑलरेडी स्टार्टिंग में देख चुके हैं। तो क्या कह रहे हैं? परधान वर द मिनिस्टर्स ऑफ गॉन्ड किंग्स एंड यूज्ड टू सिंग देयर प्रेजेस। उसके बाद इस प्रकार गौंड की उपजाति हो गई प्रधान। जो इनका मुख्य क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, आपको मेनली मैकाल वाले रीजन में देखने को मिलेगी, नर्मदा वैली वाले रीजन में देखने को मिलेगी और बघेलखंड में देखने को मिलेगी। कौन सी ट्राइब? परधान ट्राइब। और किन किन जिलों में आती है? सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट और बैतूल में। तो मध्य प्रदेश के बेसिकली दक्षिणी वाले भाग में, सदर्न वाले पार्ट में आपको कौन सी ट्राइब देखने को मिलेगी? परधान। जिले पूछ लिया जाए सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, बैतूल, और याद रखिएगा ये बघेलखंड वाले क्षेत्र में भी देखने को मिलती है। उसके बाद जो जनजाति है मध्य प्रदेश की वो है बिंजवार, बिंजवार ट्राइब। ये बेसिकली इनका जो मूल स्थान है, जो इनका ओरिजिन प्लेस है, वो है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल माउंटेन वॉज देयर नेटिव प्लेस। विंध्याचल के नाम पर ही इस जनजाति का नाम बिंजवार रखा गया है। समझ रहे हैं कि जो इनकी ओरिजिनल प्लेस है, जो इनका मूल स्थान है विंध्याचल, उसी के नाम पर ही इस जनजाति का नाम रख दिया गया है बिंजवार। ये बैगा जनजाति का विकसित वर्ग है। अगर आपसे पूछ लिया जाए बैगा ट्राइब का विकसित वर्ग, डेवलप्ड वर्जन कौन सा है, डेवलप्ड क्लास कौन सी है, तो वो है बिंजवार। उसके बाद बिंजवार के जो वर्ग हैं, बिंजवार की आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी, जैसे सोनझार, बिरजिया और बिसिया। ये बिंजवार की वर्ग है, क्लासेस है। कौन कौन सी? सोनझार, बिरजिया और बिसिया। उसके बाद हम जो मध्य प्रदेश में जो ट्राइब पढ़ने जा रहे हैं वो है माडिया। माडिया, इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ये इसकी उपजातियां कौन कौन सी है, सब कास्ट कौन कौन सी है, जैसे अबुज माडिया, डंडामी और मेटा कोईतूर। समझ रहे सब लोग? माडिया की उपजातियां सब कास्ट कौन कौन सी है? अबुज माडिया, डंडामी और मेटा कोईतूर। और मध्य प्रदेश में आपको कहाँ देखने को मिलेगी? जबलपुर में, मंडला में, शहडोल, पन्ना और छिंदवाड़ा में। तो मध्य प्रदेश के आपको ये मंडला जिले में, जबलपुर में, छिंदवाड़ा में, शहडोल में और पन्ना में देखने को मिलेगी। और मध्य प्रदेश की जो आखिरी जनजाति है वो है साउर ट्राइब, साउर जनजाति। और इसमें सिर्फ आपको ये जानना जरूरी है मध्य प्रदेश के किन जिलों में देखने को मिलती है, तो छतरपुर,
पन्ना, टीकमगढ़, सागर और दमोह में देखने को मिलती है। कहाँ कहाँ? छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, सागर और दमोह में, यानी मध्य प्रदेश का उत्तर पूर्वी भाग में आपको ये जनजाति देखने को मिलेगी। बुंदेलखंड क्षेत्र वाले एरिया में आपको साउर जनजाति देखने को मिलेगी। तो ये कुछ जनजातियां थी मध्य प्रदेश की, जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स थी, उनके बारे में हमने एक एक डिटेल देखी है। अब हम देखेंगे कुछ अदर डिटेल्स देखेंगे ट्राइब्स के बारे में, जैसे यूथ होम्स ऑफ ट्राइबल ट्राइब्स ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश की जो आदिवासी जनजाति, हम उनके युवा गृह देखेंगे। जैसे अभी हमने एक युवा गृह देखा था जब हम उराव ट्राइब पढ़ रहे थे, उराव जनजाति, और हमने देखा था उनके युवा गृह का नाम धुमकोरिया है। इसी तरीके से जो मूडिया जनजाति के युवा गृह का नाम घोटुल है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि एक जगह ट्राइब्स के नाम लिख देंगे, दूसरी जगह उनके युवा गृह यानी उनके यूथ होम्स के नाम लिख देंगे, और आपसे बोलेंगे मैच द फॉलोइंग, मिलाइए किसका कौन सा नाम है। प्रीलिम्स में इस तरीके क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको याद होना चाहिए, मूडिया का जो युवा गृह है, यूथ होम है, उसका नाम है घोटुल। भुइया का जो यूथ होम है, युवा गृह, उसका नाम है धागर बांसा। भारिया जनजाति का जो युवा गृह है, यूथ होम है, उसका नाम है रंग बंग। उसके बाद उराव जनजाति का जो युवा गृह है, उसका नाम है धुमकोरिया। और मुंडा जनजाति का जो युवा गृह है, जो यूथ होम है, वो है गतिओरा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूथ होम्स के नेम है, ये आपको पता होना चाहिए कि इनका रिलेशन, इनका संबंध किस जनजाति से है। उसके बाद हमने जब जनजातियां डिस्कस की तो हमने कुछ उनके आदिवासी नृत्य तो देखे, लेकिन और भी आपको कुछ एक्स्ट्रा याद होने चाहिए, जैसे चटकोरा नृत्य। चटकोरा डांस किस जनजाति से रिलेटेड है? तो वो कोरकू जनजाति से है। उसके बाद रीना डांस का संबंध बैगा और गोंड की स्त्रियों से है। रीना डांस का संबंध किससे है? बैगा और गोंड जनजाति की स्त्रियों से है। विमला नृत्य, ये बैगा जनजाति करती है। विमला नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। गोचू नृत्य, गोचू डांस गोंड ट्राइब करती है। बार डांस, बार नृत्य, ये कन्वर आदिवासी द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश में कन्वर ट्राइबल्स द्वारा किया जाता है। लहंगी डांस, अभी हमने जब सहरिया पढ़ा था तो हमने देखा था लहंगी उनका प्रमुख नृत्य है। सहरिया के साथ साथ कंजर और बंजारा द्वारा भी ये डांस किया जाता है, लहंगी। उसके बाद परधौनी नृत्य बैगा द्वारा किया जाता है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में कि परधौनी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। कानरा नृत्य, बुंदेलखंड में जो धोबी जाति है, धोबी कास्ट है, वो कानरा डांस करती है बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। बरेदी, बरेदी डांस ग्वाला एवं गुर्जर द्वारा, यानी ग्वाला और गुर्जर द्वारा किया जाता है मध्य प्रदेश में। कौन सा नृत्य? बरेदी नृत्य। उसके बाद देखे जो सुआ नृत्य है, ये मैकाल श्रेणी में किया जाता है। सुआ नृत्य किस मैकाल श्रेणी में किया जाता है? गरबा डांडिया निमाड़ क्षेत्र में बंजारे द्वारा किया जाता है। कौन सा? गरबा डांडिया। दादर नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। गौर नृत्य, ये सिंह माडिया द्वारा किया जाता है। गौर डांस किसके द्वारा किया जाता है? सिंह माडिया द्वारा। उसके बाद टीना नृत्य, टीना जो डांस फॉर्म है, ये गोंड ट्राइब करती है। बिनाकी डांस, ये भोपाल में फार्मर्स, कृषकों द्वारा किया जाता है, बिनाकी। छेरता, ये मूडिया द्वारा किया जाता है। छेरता किसके द्वारा किया जाता है? मूडिया द्वारा किया जाता है। बिलमा, बिलमा नृत्य बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। बिलमा किसके द्वारा किया जाता है? बैगा जनजाति द्वारा। और गोंडी डांस नाम से ही समझ रहे, गोंड ट्राइब द्वारा किया जाता है। दशहरा डांस, दशहरा नृत्य ये बैगा जनजाति करती है। और उसके बाद हुल्की नृत्य मूरिया, हुल्की डांस मूरिया द्वारा किया जाता है। थापती डांस, ये कोरकू, कोरकू जनजाति का ट्रेडिशनल डांस है थापकी। आपसे पूछ लिया जाएगा कि कोरकू जनजाति का पारंपरिक नृत्य कौन सा है, ट्रेडिशनल डांस कौन सा है, तो वो है थापती। उसके बाद अटारी डांस, ये
बघेलखंड के भूमिया बैगा द्वारा किया जाता है। बघेलखंड रीजन में जो भूमिया बैगा रहते हैं उनके द्वारा अटारी डांस किया जाता है। और लास्ट है ढांडल नृत्य, ढांडल डांस, ये भी कोरकू द्वारा किया जाता है। तो ये कुछ हमने डांस देख लिए कि मध्य प्रदेश में किस जनजाति द्वारा या किस जाति द्वारा ये डांस किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, यानी स्टेट स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब्स, प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति, अत्यंत पिछड़ी जनजाति। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, जो कि 3 जनजातियां हैं। कौन कौन सी? बैगा, भारिया और सहरिया। तो देखते हैं, बैगा, भारिया एंड सहारिया आर द 3 स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब्स लिविंग इन द स्टेट। ये हम ऑलरेडी इतनी बार देख चुके हैं कि बैगा, भारिया और सहरिया ये 3 अत्यंत पिछड़ी जनजाति है जो कि मध्य प्रदेश में निवास करती है। तो सरकार ने क्या किया है, इन तीनों जातियों के लिए 11 स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब्स डेवलपमेंट एजेंसीज बनाई है। राज्य सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने इनके लिए क्या किया है, 11 विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरणों का गठन किया है। यानी इनके लिए मध्य प्रदेश में अलग अलग जिले में, अलग अलग जगह में 11 स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब्स डेवलपमेंट एजेंसीज बनाई है। उसके बाद इन एजेंसीज के अंदर टोटल 2314 विलेजेस आते हैं। इन 11 एजेंसीज के अंदर मध्य प्रदेश के कितने गांव शामिल है? 2314 गांव शामिल हैं, जिनमें कितने पिछड़ी जनजाति के लोग आते हैं? तो इसमें आपको टोटल 5.51 लाख पीपल्स देखने को मिलेंगे। यानी मध्य प्रदेश सरकार ने 11 एजेंसीज बनाई है, 11 अभिकरण बनाए हैं, जिसमें टोटल विलेजेस कितने? 2314, और इन विलेजेस में कितने लोग आते हैं? 5.51 लाख। उसके बाद देखें कि ये जो एजेंसीज है, अब ये किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? तो इनके लिए अथॉरिटी भी बनाई गई है। तो हर तीनों जनजाति, तीनों ट्राइब के लिए एक एक अथॉरिटी बनाई गई है, जैसे सहरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इसके अंदर जो एजेंसीज है, अभिकरण है, वो कहाँ का बनाई गई है? ग्वालियर, जिसमें दतिया भी शामिल है, श्योपुर जिसमें भिंड मुरैना भी शामिल है, शिवपुरी, गुना जिसमें अशोकनगर भी शामिल है। तो ये सहरिया जनजाति के लिए इन क्षेत्रों में एजेंसीज बनाई गई है। कहाँ कहाँ? ग्वालियर जिसमें दतिया जिला भी शामिल है, श्योपुर जिसमें भिंड मुरैना भी शामिल है, शिवपुरी, गुना जिसमें अशोकनगर भी शामिल है। और इन एजेंसीज को कंट्रोल कौन करती है? अथॉरिटी। उसके बाद दूसरी आपको देखने को मिलेगी बैगा डेवलपमेंट अथॉरिटी, बैगा विकास प्राधिकरण। बैगा विकास प्राधिकरण के अंदर भी एजेंसीज बनाई गई है, जैसे मंडला में, बैयर यानी बालाघाट में बैयर नाम की जगह है, डिंडोरी में, पुष्पराजगढ़ अनूपपुर में आता है, और शहडोल उमरिया में। यानी बैगा जनजाति के लिए एजेंसीज इन डिस्ट्रिक्ट्स में बनाई गई है। मंडला, बैयर हमारा बालाघाट में आता है, डिंडोरी, पुष्पराजगढ़ अनूपपुर में आता है, शहडोल और उमरिया में। उसके बाद जो तीसरी हमारी अत्यंत पिछड़ी जनजाति है, प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप है, वो है भारिया। इसकी भी अथॉरिटी बनाई गई है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, और इसमें जो एजेंसीज वो है पातालकोट तामिया क्षेत्र छिंदवाड़ा में। और हम सबने देखा था कि जो भारिया जनजाति में भी सबसे अत्यंत पिछड़ी लोग कहाँ रहते हैं? पातालकोट वाले क्षेत्र में। छिंदवाड़ा का जो तामिया वाला क्षेत्र है उसमें पातालकोट में रहते हैं। तो इनके लिए एजेंसीज भी पातालकोट में ही बनाई गई है। उसके बाद मध्य प्रदेश में आदिम जनजाति कल्याण विभाग की स्थापना 1964 में की गई थी, और अब इसका नाम है जनजाति कार्य विभाग। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश में ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी स्टैब्लिश किया गया था। कब? 1964 में, जिसे आज हम ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं। उसके बाद अब हम कुछ जनजातीय विशेष देखेंगे, ट्राइबल स्पेशलिटी देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें ट्राइबल में आपको एक्स्ट्रा जानने की ज़रूरत है। जैसे आप लोग ने सुना होगा रानी कमलापति स्टेशन,
भोपाल का जो स्टेशन है आज रानी कमलापति के नाम से जाने जाने लगा है, और रानी कमलापति का संबंध गोंड जनजाति से है। तो ये चीज आपको जानना जरूरी है कि स्वतंत्रता सेनानी फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा का जन्मदिन कब आता है? 15 नवंबर। 15 नवंबर को उनका जन्मदिन आती है, उनकी बर्थ डेट है। उसी दिन मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में, पूरी कंट्री में ट्राइबल प्राइड डे यानी जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस ट्राइबल प्राइड डे कब बनाया जाता है? 15 नवंबर को। उस दिन किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है? बिरसा मुंडा की, जो कि एक फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं। उसी दिन यानी 15 नवंबर 2021 को सेम डे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी ने जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड क्लास स्टेशन है जो कि भोपाल में है उसका नाम रख दिया रानी कमलापति स्टेशन। समझ रहे हैं सब लोग कि 15 नवंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के स्टेशन का नाम क्या रख दिया? रानी कमलापति स्टेशन। और ये स्टेशन कब बना था? तो ये स्टेशन 1905 में बना था, जब ब्रिटिश काल चल रहा था पूरे भारत में, जब ब्रिटिश पीरियड चल रहा था तब ये स्टेशन बनाया गया था, और तब इसे शाहपुर नाम से जानते थे। तो 1905 में जब ये रेलवे स्टेशन बना तब इसे शाहपुर नाम से जाना जाता था। उसके बाद 1979 में इस रेलवे स्टेशन का जब एक्सटेंशन किया गया, विस्तार किया गया, तो भोपाल के जो नवाब थे उस समय, नवाब हबीबुल्ला, उन्होंने इस रेलवे स्टेशन के लिए जमीन दी थी, लैंड दी थी। तब से इस रेलवे स्टेशन को हबीबगंज कहा जाने लगा। 1979 के बाद से स्टेशन को हबीबगंज कहा जाने लगा, और आज वर्तमान में स्टेशन को रानी कमलापति के नाम से जाना जाता है। 15 नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भोपाल के इस फर्स्ट वर्ल्ड क्लास स्टेशन का लोकार्पण किया था। उसके बाद फिल्म उल गुलाम ये एक डिजिटल रिलीज ऑफ रेवोल्यूशन है। ये जो उल गुलाम, ये एक क्रांति थी जिसकी घोषणा भी बिरसा मुंडा द्वारा ही की गई थी, और उल गुलाम शब्द का अर्थ होता है आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंट। उसके बाद एक आपको मल्टी डायमेंशनल सेरेमनी देखने को मिली थी जो कि 18 सितंबर 2021 में हुई थी, ऑन द अमृत महोत्सव ऑफ जबलपुर इंडिपेंडेंस। यानी जब जबलपुर का इंडिपेंडेंस हुआ था, जबलपुर की आज़ादी पर एक अमृत महोत्सव बनाया गया। कब? 18 सितंबर 2021 में, जिसमें आदिवासी जननायक शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बलिदान का समर्पण किया गया था। किसका? शंकर शाह और रघुनाथ शाह का। और शंकर शाह और रघुनाथ शाह की 1857 की क्रांति में बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। उसके बाद स्टैच्यू ऑफ तांत्या मामा की प्रतिमा, ये 10 फीट की टॉल स्टैच्यू, 10 फीट की ऊंची प्रतिमा बनाई गई है इंदौर में पाताल पानी क्षेत्र में। कब? 4 दिसंबर 2021 को इनके बलिदान दिवस पर इसका अनावरण किया गया है। समझ रहे सब लोग? इसको अनवील्ड किया गया है। तो स्टैच्यू ऑफ तांत्या मामा कहाँ पर है? पाताल पानी क्षेत्र में, पाताल पानी इंदौर में आता है। इस स्टैच्यू का अनावरण कब किया गया? 4 दिसंबर 2021 में, जो कि तांत्या भील का बलिदान दिवस है, सेक्रीफाइस डे है। कितनी ऊंची है? 10 फीट ऊंची है। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने, जो हमारे सीएम थे, उन्होंने कुछ घोषणाएं, कुछ अनाउंसमेंट की है। जैसे आप देखेंगे मंडला जिले में जो कंप्यूटर स्किल सेंटर कम लाइब्रेरी है उसका नाम अब राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह लाइब्रेरी कर दिया है। मंडला जिले में जो महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जो विमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज है मंडला डिस्ट्रिक्ट में, उसका अब नाम कर दिया है रानी फूल कन्वर पॉलिटेक्निक कॉलेज। फिर पाताल पानी स्थित तांत्या भील मंदिर का इन्होंने रेनोवेशन, जीर्णोद्धार भी कराया है। और मंडला जिले में जितने भी आदिवासी रहते हैं, जितने भी ट्राइबल पीपल रहते हैं, उन्हें 1 लाख बैम्बू सैपलिंग यानी
हर एक एक मंडला जिले में 1 लाख ट्राइबल को, 1 लाख जनजाति लोगों को इन्होंने बैम्बू सैपलिंग दी है जिससे उनकी इनकम बढ़ सके। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम अब तांत्या भील रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। भंवरकुआ स्क्वायर का नाम अब तांत्या भील स्क्वायर कर दिया गया है, ये भी इंदौर में आता है। मंडला में जो मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा उसका नाम होगा राजा हृदय शाह मेडिकल कॉलेज, यानी मंडला डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा जिसका नाम क्या होगा, राजा हृदय शाह मेडिकल कॉलेज। उसके बाद जो MR10 बस स्टैंड है इंदौर में उसका नाम भी तांत्या भील बस स्टैंड कर दिया गया है। फिर देखिए आप लोग, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है मानपुर महू में, उसका अब नाम कर दिया गया है तांत्या भील हेल्थ सेंटर। और हम सब ने देखा ट्राइबल प्राइड डे, जनजाति गौरव दिवस कब बनाया जाता है, 15 नवंबर को बनाया जाता है। 15 नवंबर को ही मध्य प्रदेश में सिकल सेल मिशन चालू किया गया था। कब, 15 नवंबर को ही मध्य प्रदेश में सिकल सेल मिशन चालू किया गया था। इसमें सबसे पहले इस मिशन में जो जनजाति है उनका सर्वे किया जाएगा इस मिशन में, मध्य प्रदेश की जो ट्राइब्स है। और छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम क्या कर दिया गया है, शंकर शाह यूनिवर्सिटी। छिंदवाड़ा में जो यूनिवर्सिटी है विश्वविद्यालय, उसका नाम क्या कर दिया गया अब, शंकर शाह यूनिवर्सिटी। तो ये कुछ रिसेंटली कुछ घोषणाएं की गई हैं, कुछ अनाउंसमेंट की गई है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सारे जितने भी अभी हमने नाम देके सारे जनजाति व्यक्तित्व है। उसके बाद है बाचा। बाचा बना सौर ऊर्जा से संपन्न देश का पहला गांव। बाचा बिकेम द कंट्रीज फर्स्ट विलेज इक्विप्ड विथ सोलर एनर्जी। तो बाचा गांव ये बैतुल में आता है। बाचा गांव में रहती है गोंड जनजाति। गोंड जनजाति के जितने भी परिवार है उन सब ने सोलर टेक्नोलॉजी को अपनाया है और सोलर एनर्जी से चलने वाले सारे इक्विपमेंट्स का, सारे उपकरणों का इस्तेमाल करती है। तो ये विश्व का पहला गांव, देश का पहला गांव बन गया जो कि सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर रही है, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर रही है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, गांव के सभी घरों में सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों का उपयोग हो रहा है और सोलर एनर्जी पावर इक्विपमेंट इज बीइंग यूज्ड इन द ऑल हाउसेस ऑफ द विलेज। कहाँ पर, बाचा कहाँ आता है, बैतुल में। बाचा गांव में कौन सी जनजाति रहती है, गोंड जनजाति रहती है। बाचा विलेज वॉज चूजन जॉइंटली बाय IIT बॉम्बे एंड ONGC फॉर दिस प्रोजेक्ट। यानी बाचा गांव को किसने चुना था, IIT बॉम्बे और ONGC ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन द्वारा इसे चुना गया था। तो ये कंप्लीट डिटेल थी मध्य प्रदेश की जनजाति, मध्य प्रदेश की ट्राइबल के बारे में। इसमें हमने मध्य प्रदेश की जनजाति का सेंसस भी डिस्कस करा, हमने शेड्यूल कास्ट के बारे में भी डिस्कस कर लिया, शेड्यूल ट्राइब्स, हमने एक एक ट्राइब के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया। कौन कौन से हमें अदर ट्राइबल डांस देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश में, हमने वो भी देखे, यूथ होम्स भी देखे, प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल क्लास ग्रुप्स भी देखे हमने, जो अत्यंत पिछड़ी जनजाति है जिनके लिए सरकार ने 3 अथॉरिटी और उनके अंदर 11 एजेंसीज बनाई है, वो भी देखी। और कुछ हमने एक्स्ट्रा नॉलेज भी देखी कि कौन कौन सी रीसेंट अनाउंसमेंट हुई है, कौन कौन सी घोषणाएं की गई है। तो ये एक मास्टर वीडियो थी, कंप्लीट वीडियो थी मध्य प्रदेश की जनजाति के ऊपर।